एपिसोड 81 टू 90। अध्याय 81 उदार श्री सोंग। 12 मिलियन। जिस निजी कमरे में आओ यून संप्रदाय स्थित था उसने एक बार फिर कीमत का ऐलान कर दिया। 12 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी। पहले जिन खजानों का लेन देन हुआ था उनमें से किसी की भी राशि इतनी नहीं थी। इससे पहले सबसे महंगी महिला गुलाम की कीमत भी केवल 11 मिलियन थी। ये कीमत एक दुर्लभ मार्शल स्किल पर बोली लगाने के लिए काफी थी। गाहू यान के मन में हल्की सी चिंता जाग उठी। आओ यून संप्रदाय बहुत आक्रामक तरीके से बोली लगा रहा था और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। अगर ओल्ड सोंग इसी तरह उसके लिए बोली लगाता रहा तो क्या वह आओ यून संप्रदाय को नाराज कर देगा? आओ यून संप्रदाय की संकीर्ण मानसिकता को देखते हुए ये पूरी तरह से संभव था। गाहू यान स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए उसे आओ यून संप्रदाय से कोई भय नहीं था। हालांकि अगर महान शिया मार्शल अकादमी के डीन ओल्ड सोंग ने आओ यून संप्रदाय को नाराज किया तो यह निश्चित रूप से एक परेशानी का सबब बन जाएगा। आखिरकार ग्रेट शिया मार्शल अकादमी की तुलना आओ यून संप्रदाय से नहीं की जा सकती थी और गाहू यान भी अपने कारण दूसरों को बहुत अधिक मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता था। 1.5 करोड़। ओल्ड सोंग की आंखें पलके भी नहीं झपकाईं और उनके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। यहां तक कि शिया यूफू के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। उसने सोचा था कि उच्च श्रेणी की मार्शल स्किल 12 मिलियन पर अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिक्षक बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें 3 मिलियन और जोड़ देगा। ये किस प्रकार का मार्शल कौशल था जिसने उस निजी कमरे को लगातार बोली लगाने के लिए मजबूर कर दिया और हार मानने का कोई इरादा नहीं दिखाया। नीलामी मंच पर मौजूद महिला नीलामीकर्ता पहले तो स्तब्ध थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था यहाँ अभी भी बहुत समझदार लोग हैं। ये दिव्य नीला कला का नमूना साधारण नहीं है, वरना दो पक्षों के बीच इतनी जबरदस्त होड़ नहीं लगती। वर्तमान कीमत 15 मिलियन है। क्या कोई इससे भी ज्यादा बोली लगाने को तैयार है? कई मार्शल आर्टिस्टों ने महिला नीलामीकर्ता को इस तरह देखा मानो वह कोई मूर्ख हो। ये स्पष्ट रूप से दो धनी और शक्तिशाली ताकतों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाकर जवाबी कार्रवाई थी। इसका स्वर्गीय नीले रंग की कलाकृति के मूल्य से क्या संबंध था? इस मोड़ पर यह केवल प्रतिष्ठा का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि गरिमा का भी सवाल था। टकराना। तभी अचानक निजी कमरे का दरवाजा बिना किसी औपचारिकता के लात मारकर खोल दिया गया। इसके बाद गर्व से भरे चेहरे और ऊपर उठी हुई नाक वाला एक युवक अंदर आया। उसने चारों ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आप ही लोग हमारे खिलाफ बोली लगा रहे हैं? क्या निष्पक्ष बोली लगाने में कोई समस्या है? सोंग चेंगजियांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जिस तरह से उस युवक ने दरवाजा लात मारकर खोला, उससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आओ यून संप्रदाय का व्यवहार इतना अहंकारी होगा, जो दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे आओ यून संप्रदाय के खिलाफ बोली लगा रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो या क्या? वह युवक बेहद उग्र दिख रहा था और आगे बढ़ने ही वाला था। सोंग चेंगजियांग से निकलने वाली ची ऊर्जा केवल ची शोधन के 6ठे स्तर के आसपास थी, इसलिए उस युवक ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जहां तक गाहू यान और शिया यूफू की बात है, जो अपनी सीटों पर बैठे थे, उन्हें उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगर यह आओ यून संप्रदाय हुआ तो अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, अगर नहीं खरीद सकते तो दफा हो जाए। सोंग चेंगजियांग को अंततः गुस्सा आ गया। बुजुर्ग, आप जरूर जीने से थक गए होंगे। युवक जोर से हंसा, एक कदम आगे बढ़ा, सोंग चेंगजियांग की नाक की ओर इशारा किया और अकड़कर बोला, अगर तुमने एक बार फिर बोली लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। 15 मिलियन 1 लाख। तभी आओ यून संप्रदाय के निजी कक्ष से एक नई कीमत की घोषणा हुई, जो केवल 1 लाख अधिक थी, जो स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के लिए एक अपमान था। उस युवक का चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह जरा सी असहमति पर भी किसी को जान से मार देगा। 15 मिलियन 200 हजार। सोंग चेंगजियांग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए युवक की धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बुजुर्ग आदमी, तुम। वह युवक क्रोधित था और प्रहार करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गाहू यान अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। फिर उसकी बेन लेई उंगली ने प्रहार किया और पुची की ध्वनि के साथ युवक के सिर को भेदकर चकनाचूर कर दिया। इस तरह का कचरा मेरे ऊपर छोड़ दो। गाहू यान ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। आओ यून संप्रदाय ने सचमुच अपनी शैली बरकरार रखी। किसी को बोली लगाते देख वे शर्म और क्रोध से व्याकुल होकर लोगों को धमकाने के लिए भेजते थे। सचमुच हद से ज्यादा अहंकारी थे वे। 15 मिलियन 300 हजार।
आओ यून संप्रदाय के निजी कक्ष ने एक बार फिर कीमत की घोषणा की। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक हार नहीं मानेंगे। सोंग चेंगजियांग भी गाहुयान को ये स्वर्गीय नीला कला जीतने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और 1 लाख और जोड़ दिए, जिससे कीमत 15 मिलियन और 4 लाख तक बढ़ गई। दोनों पक्षों के बीच शुरुआती बोली प्रक्रिया अब ची की लड़ाई में तब्दील हो गई थी। क्या ये लोग आओ यून संप्रदाय से हैं? अगर ये बोली में जीत नहीं पाते तो धमकी देने आ जाते हैं। मुझे इनसे नफरत है। शिया यूफू के सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी ठंडक छा गई। हाँ, यूफू, चिंता मत करो, शिक्षक इन मामलों को संभाल लेंगे। सोंग चेंगजियांग मुस्कुराया और जिया यूफू के सिर को थपथपाया। हे, आखिर कौन है जो मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है? वह कौन है? हे जून अपने हाथों को पीठ पीछे बांधे हुए व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ निजी कमरे के बाहर से अंदर आया। जब उसने जमीन पर पड़े शव को देखा तो उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक उठा। हे जून, तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अहंकारपूर्ण है। ये बूढ़ा आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम आओ यून संप्रदाय में तानाशाही करने के आदी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर कोई तुमसे डरता है? हे जून को स्वयं आते देख सोंग चेंगजियांग मुस्कुराया। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं और उसने बिना किसी औपचारिकता के उसका सामना किया। सोंग चेंगजियांग। हे जून की आंखों में अचानक बदलाव आया। वो स्पष्ट रूप से सोंग चेंगजियांग से सावधान था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है, अचानक आपको इस उच्च श्रेणी की मार्शल कला में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? मेरा लक्ष्य भी वही है जो आपका है। सोंग चेंगजियांग, जो अनुभवी और चतुर थे, जानते थे कि स्वर्गीय नीले रंग की कला में कोई न कोई चाल जरूर छिपी है। संभवतः गाहुयान का इसे प्राप्त करने का यही उद्देश्य था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चाल क्या है, इसलिए वे हे जून की बातों पर ही विश्वास कर बैठे। क्या यह आपका व्यक्तिगत इरादा है या महान जिया साम्राज्य का इरादा है? जैसा कि उम्मीद थी, जब हे जून ने ये सुना तो उसकी आंखों में तुरंत हैरानी के भाव झलक उठे। ऐसा लग रहा था कि उसने इस खबर के फैलने की उम्मीद नहीं की थी। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं, सोंग चेंगजियांग ने हंसते हुए कहा। हे जून की आंखों में दिख रहा सदमा लहर की तरह छट गया और फिर वह दिल खोलकर हंसा। सोंग चेंगजियांग, हम दोनों में ही महत्वाकांक्षा है, लेकिन ये चीज आपके लिए बेकार है क्योंकि इसका एक टुकड़ा पहले से ही मेरे हाथ में है। हे जून ने अपनी बाहें फैलाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ कीमत को लेकर मोलभाव करना व्यर्थ है। क्यों न हम खुलकर और ईमानदारी से बात करें? आप मुझे ये दिव्य नीला कला दे दीजिए और मैं आपको कुछ लाभ दूंगा। हम दोनों को फायदा होगा, क्यों नहीं? हे जून की ओर पीट करके खड़े गाहुयान ये वाक्य सुनकर चौंक गए। कांस्य की चाबी के कुल 3 टुकड़े थे, एक उसके हाथ में, एक यहाँ स्वर्गीय नीले रंग की कला के साथ, और आखिरी टुकड़ा वास्तव में हे जून द्वारा प्राप्त किया गया था। और हे जून की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि कांस्य की चाबी को इकट्ठा करना आओ यून संप्रदाय का इरादा नहीं था, बल्कि यह हे जून का अपना इरादा था। क्या वह आओ यून संप्रदाय से छिपकर कांस्य कुंजी के सभी टुकड़ों को ढूंढकर फिर तलवार और ब्लेड मकबरे में प्रवेश करना चाहता था? कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। माफ कीजिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। या तो आप मेरे खिलाफ बोली लगाएं या इसे मुझसे छीनने की कोशिश करें। सोंग चेंगजियांग की आंखों में तीखी चमक आए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं साफ साफ हार मान लेता। तुम अपने संप्रदाय की आड़ में छुपकर यह सब इकट्ठा कर रहे हो और तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं यह मामला उजागर न हो जाए जिससे तुम हमेशा के लिए नरक में चले जाओगे। तो अब क्या तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो? किस बात ने तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत दिलाई? हे जून ने दांत पीस लिए। सोंग चेंगजियांग सही था, वह चुपके से अपने संप्रदाय की पीठ पीछे कांस्य कुंजी के टुकड़े इकट्ठा कर रहा था। अगर यह बात फैल गई तो संप्रदाय प्रमुख उसे निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराएगा। यह उनका मूल इरादा नहीं था। सोंग चेंगजियांग, क्या वाकई बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? आप जो भी चाहें, मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इसके बदले एक दुर्लभ औषधि दे सकता हूं। मैं आपको गुप्त रूप से आओ यून संप्रदाय की दुर्लभ मार्शल स्किल्स दे सकता हूं। बशर्ते आप मुझे ये दें, मैं तलवार और ब्लेड मकबरे का रहस्य भी आपके साथ साझा करने को तैयार हूं। हे जून ने गहरी सांस ली और जल्दी से खुद को शांत कर लिया। क्योंकि उसके हाथ में पीतल की चाबी का एक टुकड़ा था, इसलिए वह कुछ हद तक लापरवाह हो गया था। वह सोंग चेंगजियांग के साथ बातचीत करना चाहता था। अगर सोंग चेंगजियांग को यह दिव्य नीला कला मिल भी जाए तो उसके बाद क्या? जब तक उसके हाथ में तलवार संत का अंश न हो तब तक ये व्यर्थ होगा। तलवार और ब्लेड वाला मकबरा।
सोंग चेंगजियांग की आंखें मौसम की तरह बदल गईं और वह अपने दिल में पूरी तरह से समझ गया था। दरअसल ये तलवार और ब्लेड का मकबरा था। अगर ऐसा होता तो वे कांसे की चाबी के टुकड़ों के लिए लड़ रहे होते। किंवदंती के अनुसार कांस्य कुंजी के टुकड़े और नक्शा तलवार संत के हाथों में थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो गाहुयान को ये चीजें वरिष्ठ तलवार संत से विरासत में मिली होंगी, इसलिए उनके द्वारा कांस्य कुंजी के टुकड़ों का संग्रह करना तर्कसंगत था। ऐसे में तो उसे गाहुयान की और भी ज्यादा मदद करनी चाहिए। दुर्लभ मार्शल स्किल्स, दुर्लभ औषधीय गोलियां। ये ही जून वाकई पैसा खर्च करने को तैयार है। गाहुयान की आंखों में एक जटिल भाव था। जैसे ही सोंग चेंगजियांग को बेचैनी महसूस होने लगी, उसने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मेरे पास कोई और टुकड़ा नहीं है। इसे प्राप्त करके मैं केवल कांस्य कुंजी का अध्ययन करना चाहता हूं। आज मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। हे जून की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपना रुख इतना नर्म कर लिया था, फिर भी सोंग चेंगजियांग सहमत नहीं हुआ। लेकिन हे जून ने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया, उसका चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया और उसने एक एक शब्द करके कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। सोंग चेंगजियांग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये शब्द कहकर हे जून मुड़ा और चला गया। हालांकि उसने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन हे जून के दिल में छिपा गुस्सा सभी को साफ दिखाई दे रहा था। वह वाकई एक ऐसी ज्वाला थी जो लोगों को जलाकर राख कर सकती थी। अंततः स्वर्गीय नीले रंग की कलाकृति को स्वाभाविक रूप से सोंग चेंगजियांग ने 15,400,000 की कीमत पर हासिल कर लिया। ओल्ड सॉन्ग, मैंने तुम्हें पहले न बताकर गलती की, लेकिन फिर भी मैं बिना किसी झिझक के मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा आभारी हूँ। गाहुयान ने ईमानदारी से कहा, कोई बात नहीं, इस बूढ़े आदमी को उस तलवार और ब्लेड वाले मकबरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम ही हो जिसने तलवार संत सीनियर से उसके अवशेष विरासत में पाए हैं, और स्वाभाविक रूप से तुम ही उसकी खोज करना चाहते हो। यही तो इंसानी फितरत है। सोंग चेंगजियांग ने उदासीनता से हाथ हिलाया और गाहुयान के पहले के जानबूझकर किए गए छिपाव को मुस्कुराते हुए भुला दिया। ऐसा उदार स्वभाव वास्तव में दुनिया में दुर्लभ है। वैसे मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं भविष्य में आपको जरूर चुका दूंगा। गाहुयान जानता था कि इस बार उसे सोंग चेंगजियांग का एहसान चुकाना है। उसने भी सोंग चेंगजियांग की वजह से हे जून को नाराज किया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपनी पूरी क्षमता से इस एहसान को चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। बूढ़े आदमी ने तुमसे पहले यही वादा किया था, शिष्टाचार मत दिखाओ। सोंग चेंगजियांग को इस पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हेलो सम्मानित अतिथिगण, मैं नीलामी की वस्तु प्रस्तुत करने आया हूँ। कुछ ही देर में निजी कमरे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। ये किंग काउंटी हॉल से आया कोई व्यक्ति था जो स्वर्गीय नीले रंग की कला को सौंपने आया था। अध्याय 82, 9वीं कक्षा, अग्निगैनोडर्मा। यह एक बेहद सावधानीपूर्वक पैक किया गया डिब्बा था। इसे खोलने पर एक प्राचीन दिखने वाला चर्मपत्र का स्क्रॉल सामने आया। ये जाहिर है स्वर्गीय नीले रंग की कला थी। गाहुयान ने गहरी सांस ली, सावधानीपूर्वक हेवनली एज्योर आर्ट को खोला और बारीकी से खोजबीन की। यदि तांग जिक्सियन की बातें सच होती तो वह टुकड़ा निश्चित रूप से अंदर ही फोल्डर में बंद होता। दरअसल चर्मपत्र के अंदर एक कांसे की चाबी का टुकड़ा मिला जो जंग से ढका हुआ था और उस पर समय के क्षरण के निशान थे। गाहुयान ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये कांसे की चाबी का एक टुकड़ा था। उसने उस टुकड़े को उठाया, फिर अपनी स्पेशियल रिंग से अपनी चाबी निकाली। कांसे की चाबी के दोनों टुकड़े एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और गुनगुनाते हुए एक अधूरी कांसे की चाबी में विलीन हो गए। यह कांसे की चाबी एकदम सही नहीं थी, इसमें स्पष्ट रूप से एक टुकड़ा गायब था और वह अंतिम टुकड़ा हे जून पर था। क्या ये कांसे की चाबी है? ये तो इस पुराने गीत के लिए वाकई एक चौंकाने वाली खोज है। सोंग चेंगजियांग पीतल की चाबी को घूरता रहा और प्रशंसा से भरी आंख को दबाने में असमर्थ रहा। अतीत में कई शिवानवु क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस पर अधिकार के लिए भयंकर युद्ध किया, लेकिन अंततः उन्हें पता चला कि तथाकथित तलवार और ब्लेड मकबरा उतना रहस्यमय नहीं था जितना किंवदंतियों में बताया जाता था। ये केवल कुछ सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का दफन स्थल था। इसके भीतर सबसे मूल्यवान वस्तु उच्च गुणवत्ता वाली गोली क्रिम्सन ड्रैगन सम्राट गोली के अलावा और कुछ नहीं थी। ये जानने के बाद उन शिवानवु क्षेत्र के विशेषज्ञों ने तुरंत रुचि खो दी। इसके अलावा कांस्य कुंजी 3 टुकड़ों में टूट गई थी, जिससे इसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था, खासकर जब एक टुकड़ा तलवार संत हुईदाओ के हाथों में था। इस वजह से अधिकांश लोगों ने कांस्य कुंजी के टुकड़ों को इकट्ठा करने का विचार छोड़ दिया।
ऐसा नहीं था कि उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां बेकार थीं, बल्कि तलवार और ब्लेड वाले मकबरे में मौजूद वस्तुएं इतनी मेहनत के लायक नहीं थीं। ये किसी लाखों रुपये की वस्तु की तरह था, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी, तब यह व्यर्थ हो जाता था। विशेषकर उन शुवानवु क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उनका समय अत्यंत मूल्यवान था और कांस्य कुंडी पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसलिए तलवार और ब्लेड का मकबरा एक दुविधा बन गया, खाने में बेस्वाद फिर भी फेंकने में अफसोसजनक। हालांकि गाहुयान के लिए तलवार और ब्लेड मकबरे में मौजूद वस्तुएं बेहद आकर्षक थीं। तलवार संत हु यीदाओ से विरासत में मिले अंश और नक्शे के साथ साथ अपनी जन्मजात शक्तियों के कारण उन्हें निश्चित रूप से इसे अंत तक खोजना ही था। ओल्ड सॉन्ग, आज मैं आपका बहुत ऋणी हूं। अगर आप न होते तो मैं निश्चित रूप से ही जून से मुकाबला नहीं कर पाता। गाहुयान ने पीतल की चाबी एक तरफ रख दी और आभार व्यक्त किया। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी मदद है। हम दोनों बाद में साथ में निकलेंगे और ही जून बिल्कुल भी कोई बुरी मंशा रखने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि सोन चेंगजियांग को पीतल की चाबी के बारे में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन उसकी रुचि केवल जिज्ञासा तक ही सीमित थी, उसका कोई अन्य इरादा नहीं था। अच्छा, गाहुयान ने सिर हिलाया। नीलामी जारी रही। 15 मिलियन चांदी के सिक्के, क्या ये अमीर लोग जरूरत से ज्यादा खा चुके हैं? अफसोस, कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। यह नीलामी के लिए एक दलाली भी हो सकती है, इसे ज्यादा गंभीरता से न लें। मुझे लगता है कि यह कोई दलाल होगा, कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह से पैसे नहीं लुटाएगा, है ना? हालांकि नीलामी में कई वस्तुएं पहले ही आ चुकी थीं, फिर भी कुछ मार्शल आर्टिस्ट स्वर्गीय नीले रंग की कला की खगोलीय कीमत पर उत्सुकता से चर्चा कर रहे थे। जाहिर है, वे सभी उस चीज की आलोचना करने वाले थे जो उनके पास नहीं थी। उनमें से कुछ तो बेहद निराशावादी थे और लगातार गालियां बड़बड़ा रहे थे। नीलामी के लिए अगला आइटम एक अत्यंत दुर्लभ 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि है, 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी। यह आध्यात्मिक औषधि विभिन्न औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक प्राथमिक घटक के रूप में काम कर सकती है और इसे सीधे सेवन करने पर भी असाधारण और उत्कृष्ट प्रभाव मिलते हैं। सेवन के बाद ये शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से सक्रिय कर देती है, जिससे वह ज्वालाओं में परिवर्तित हो जाती है। जिन मनुष्यों की मार्शल आत्माएं अग्नि और ज्वालाओं से संबंधित हैं, उनके लिए 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी एक अनिवार्य टॉनिक है। महिला नीलामीकर्ता ने 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि केवल 1000 वर्ष, ये दो शब्द ही इस आध्यात्मिक औषधि के मूल्य को समझाने के लिए पर्याप्त थे। 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक चिकित्सा का ज्ञान होना अपने आप में एक प्रतिष्ठित उपाधि थी। एक बार जब स्पिरिट मेडिसिन की आयु 1000 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो उसमें चेतना विकसित हो जाती है और उसके अंतर्निहित प्रभाव स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए हजारों वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक औषधियां अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक अनमोल वरदान थीं। 9वीं श्रेणी के इस अग्नि आत्मा जी के मूल्य के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। शुरुआती बोली 15 मिलियन है। प्रत्येक वृद्धि 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। महिला नीलामीकर्ता के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। स्वर्गीय नीले रंग की कलाकृति की अप्रत्याशित रूप से ऊंची कीमत ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था, और आश्चर्य के साथ स्वाभाविक रूप से खुशी भी थी। 9वें दर्जे की अग्नि आत्मा जी की बात करें तो यह अनुमान लगाना स्वाभाविक था कि यह 25 मिलियन से कम में नहीं बिकेगी। 15 मिलियन की शुरुआती बोली, ये तो बहुत ही निर्दयी है। प्रत्येक वृद्धि 10 लाख से कम नहीं हो सकती, ये बहुत ज्यादा दबाव वाला होगा। ये 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि है, इसकी कीमत हमारी सामर्थ्य से परे है। चाहे ये महंगी हो या नहीं, इससे हमारा क्या लेना देना है। वास्तव में ये वस्तु उन कुलीन परिवारों और संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य है। हम जैसे बिखरे हुए लोग बस इस रोमांच को देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद दर्शकों के बीच चर्चाओं की झड़ी लग गई। अध्यापक शिया यूफू, जो अब तक चुप थी, उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक उत्सुकता की एक झलक दिखाई दी। हम सोन चेंगजियांग ने सिर हिलाया। उसने नीलामी मंच पर मौजूद 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी को पूरे आत्मविश्वास के साथ देखा। ओल्ड सॉन्ग, क्या आपने जिस आध्यात्मिक औषधि का जिक्र किया है वह 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी है? गाहुयान ने पूछा। शिया यूफू की मार्शल सोल बैंगनी प्रकाश लाल ज्वाला ब्लेड थी। हालांकि यह एक ब्लेड थी, लेकिन इसका अग्नि से गहरा संबंध था, इसलिए यह 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी निस्संदेह उसे महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करेगी। जी हाँ, ये 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है।
यूफू की मार्शल सोल के कारण हमें रसायन शास्त्र के लिए अत्यंत अग्निगुण वाली 1000 वर्षीय आध्यात्मिक औषधियों की तत्काल आवश्यकता है। ये 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी आवश्यक औषधीय सामग्रियों में से एक है। सोंग चेंगजियांग की निगाहें शांत थीं। उन्होंने पहले बोली नहीं लगाई, बल्कि चुपचाप दूसरों द्वारा कीमतें पुकारने का इंतजार किया। किसी भी हालत में वह 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 16 मिलियन, 17 मिलियन, 9वें दर्जे के अग्नि आत्मा जी की कीमत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होने के कारण बोली लगाने वाले सभी पक्ष बहुत सतर्क थे, क्योंकि कोई भी कीमत को बहुत अधिक बढ़ाना नहीं चाहता था। अगर वे बेतहाशा बोली लगाते तो भले ही वे अंततः जीत जाते, उन्हें असहनीय और भारी कीमत चुकानी पड़ती। सोंग चेंगजियांग शांत भाव से इंतजार कर रहा था, उसे जरा भी चिंता नहीं थी। उनकी निगाहें शांत थीं, उनमें जरा भी अधीरता का भाव नहीं था। कीमत लगातार बढ़ती गई और जब यह 21 मिलियन तक पहुंच गई तो वे गुट स्पष्ट रूप से हिचकिचाने लगे। ये कीमत निश्चित रूप से कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी एक परम आवश्यकता न होती तो कोई भी इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता। 25 मिलियन। जब सभी लोग अपने विकल्पों पर विचार कर रहे थे तभी चुप रहे ओल्ड सॉन्ग ने बोलना शुरू किया। उसने एक ही झटके में 4 मिलियन जोड़ दिए, मानो वह सबको ये घोषणा कर रहा हो कि वह 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। महिला नीलामीकर्ता के चेहरे पर तुरंत एक शानदार मुस्कान खिल उठी। अपेक्षित सौदे की कीमत इतनी आसानी से मिल गई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वही निजी कमरा है जिसने उस उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल के लिए भारी कीमत चुकाई है। मैं सचमुच प्रभावित हूं, अभी भी लोग इस तरह बोली लगा रहे हैं। क्या वे बहुत अधिक पैसे के चक्कर में मूर्ख बन गए हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये फिर से वही है। कई मार्शल आर्टिस्ट अचंभित रह गए। जैसे ही सौदा होने वाला था, बगल के एक निजी कमरे से एक धीमी सी आवाज आई, 26 मिलियन। बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आओ यून संप्रदाय का हे जून था। अध्याय 83 एक और मुसीबत। हे जून की बात सुनने के बाद सोंग चेंगजियांग के चेहरे के भाव में सूक्ष्म परिवर्तन आया, जो कुछ हद तक अस्वाभाविक प्रतीत हुआ। ये तो उनकी योजना से बिल्कुल बाहर था। सोंग चेंगजियांग को अच्छी तरह पता था कि हे जून उससे बदला ले रहा है। उसने पहले कांस्य कुंजी के टुकड़े के लिए हे जून से अधिक बोली लगाई थी, इसलिए हे जून अवश्य ही नाराज रहा होगा। हे जून के लिए अपना गुस्सा निकालने का एकमात्र तरीका सोंग चेंगजियांग की हर मनचाही चीज की कीमत बढ़ाना था। अध्यापक शिया यूफू हिचकिचाए, उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। 28 मिलियन। सोंग चेंगजियांग ने शिया यूफू को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा और कीमत में 2 मिलियन की और वृद्धि कर दी। 30 मिलियन। हे जून ने कोई कमजोरी नहीं दिखाए, उसकी आवाज सपाट और भावहीन थी। फुफकार, ये 30 मिलियन है। ये बोली सचमुच अविश्वसनीय है। क्या वे दोनों निजी कमरे फिर से एक दूसरे के खिलाफ बोली लगा रहे हैं? कई मार्शल आर्टिस्टों ने सिर उठाकर बगल के दो निजी कमरों की ओर देखा। सोंग चेंगजियांग के चेहरे का भाव एक पल के लिए तेजी से बदल गया, फिर उसने ठंडी सी आवाज में कहा, 35 मिलियन। हालांकि यह कीमत उसकी सीमा नहीं थी, फिर भी यह 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी के अंतर्निहित मूल्य से कहीं अधिक हो चुकी थी। गाहुयान का चेहरा कुछ उदास था। उसने हे जून से इस तरह सोंग चेंगजियांग के खिलाफ बदले की भावना से किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। बूढ़ा सोंग और उसका दल खास तौर पर 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी को पाने के लिए आए थे। अगर उसकी वजह से वे इसे हासिल करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब सचमुच यही होगा कि उसने उन्हें फंसाया है। हे जून सचमुच एक धूर्त और कपटी बदमाश था। 36 मिलियन। हे जून ने फिर बात की। ये स्पष्ट था कि उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसका लक्ष्य सोंग चेंगजियांग को धीरे धीरे परेशान करना था। हमारे बड़े भाई ओल्ड सॉन्ग ने कहा कि अगर आपको ये 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी चाहिए तो आपको इसे कांस्य कुंजी के टुकड़े से बदलना होगा। तभी एक युवक निजी कमरे में दाखिल हुआ। उनका रवैया स्पष्ट रूप से बहुत विनम्र था, क्योंकि सोंग चेंगजियांग एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें एक शिष्य नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या यह इस बूढ़े आदमी के लिए खतरा है? सोंग चेंगजियांग ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और फिर शांत भाव से कहा, मैं पीतल की चाबी का टुकड़ा नहीं सौंपूंगा। अगर वह बोली जारी रखना चाहता है तो ये बूढ़ा आदमी उसके साथ जाएगा। इतना कहकर सोंग चेंगजियांग मुस्कुराया और बोला, 40 मिलियन। 40 मिलियन। इससे 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी की मूल कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी। महिला नीलामीकर्ता इतनी खुश थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। वह सचमुच बहुत उत्साहित थी। ठीक है,
युवक ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक भावपूर्ण भाव था, फिर वह मुड़ा और चला गया। कुछ ही देर बाद बगल के निजी कमरे से ही जून की कर्कश आवाज फिर सुनाई दी, 45 मिलियन। सोंग चेंगजियांग के अदला बदली से इनकार करने पर वह क्रोधित हो गया। उसके हावभाव से स्पष्ट था कि वह अंत तक लड़ने के लिए तैयार था। शिक्षक, बोली लगाना बंद कीजिए। जैसे ही सोंग चेंगजियांग दोबारा बोली लगाने ही वाला था, शिया यूफू ने झट से उसे खींच लिया और सिर हिलाते हुए बोली, ये 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी बहुत महंगा है और उसकी अंतहीन बोली के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखना व्यर्थ है। 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी वास्तव में वही है जिसकी मुझे आवश्यकता है, लेकिन यह एकमात्र विकल्प नहीं है और भी कई विकल्प हैं। हालांकि जिया यूफू वास्तव में 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी को पाना चाहती थी, लेकिन वह अपने शिक्षक को मुश्किल स्थिति में नहीं देखना चाहती थी। सोंग चेंगजियांग की आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। सच तो ये था कि वह हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन हे जून नाम का वह व्यक्ति वाकई बहुत परेशान कर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह 50 मिलियन की बोली भी लगाएगा, तो हे जून बिना किसी झिझक के उसका पालन करेगा। शिया यूफू सही थी, इस समय आपस में उलझना जारी रखना व्यर्थ था। हे जून को पीतल की चाबी का टुकड़ा चाहिए था और इसके लिए वह भारी कीमत चुकाने को तैयार था। लेकिन सोंग चेंगजियांग को अच्छी तरह पता था कि उसने पीतल की चाबी का टुकड़ा पहले ही गाहुयान को दे दिया था, इसलिए उसे हे जून को वापस देना बिल्कुल असंभव था। गाहुयान ने क्षमा याचना करते हुए कहा, ओल्ड सोंग यूफू, मुझे खेद है। मेरी वजह से ही आप 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी के लिए बोली नहीं लगा पाए। गाहुयान, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सोंग चेंगजियांग ने सिर हिलाया। उसे नहीं लगता था कि इस मामले का गाहुयान से कोई लेना देना है। ये पूरी तरह से हे जून की संकीर्ण सोच और उसकी उग्र अधीरता के कारण था, जिसने उसे इतना कठोर, लगभग अपमानजनक तरीका अपनाने पर मजबूर किया, ताकि वह उसे धमका सके और नीलामी में हासिल किए गए कांसे के कुंजी के टुकड़े को उससे छीन सके। हालांकि हे जून को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने इसे गाहुयान के लिए नीलाम कर दिया था, और इसे वापस पाने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा, हालांकि 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी दुर्लभ था, लेकिन यह एकमात्र नहीं था। भले ही उन्हें 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी न मिले, फिर भी कई अन्य 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां थीं जिनका उपयोग विकल्प के रूप में किया जा सकता था। हे जून ने उसे केवल परेशानी में डाला, जबकि उसने बदले में हे जून के एकमात्र रास्ते को ही काट दिया। 45 मिलियन एक बार में, 45 मिलियन 2 बार, 45 मिलियन 3 बार। बिक गया। महिला नीलामीकर्ता का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके हाथों में मौजूद 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी अपनी तय कीमत से दोगुनी कीमत पर बिकी थी। क्या उसका कमीशन भी दुगुना नहीं होगा? साथ ही अभी अभी हुई स्वर्गीय नीले रंग की कला की नीलामी से 10 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई। खैर, इस बार तो वह उन 2 निजी कमरों में मौजूद उन वीआईपी लोगों की वाकई ऋणी थी, जिन्होंने बिना सोचे समझे दिल खोलकर पैसा लुटाया था। आओ यून संप्रदाय के निजी कक्ष में, जैसे ही महिला नीलामीकर्ता ने अपना हथौड़ा नीचे गिराया, हे जून ने अपने हाथ में मौजूद कीमती बैंगनी मिट्टी के बर्तन को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। उसका चेहरा बेहद उदास था और गुस्से से उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। बड़े हे, अन्य सभी शिष्य भय से हे जून को देख रहे थे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे, सर्दियों में टिड्डियों की तरह चुप थे। सोंग चेंगजियांग ने मुझे बेवकूफ बनाया। हे जून ने अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी जो लगभग लोगों को निगलने में सक्षम थी। उसने बोली लगाना ही बंद कर दिया। उसने कीमत बढ़ाना भी बंद कर दिया। आप ही बताएं, इस 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी का मेरे लिए क्या उपयोग है? हे जून ने अपना सिर उठाया, उसके शरीर से भयंकर घातक भावना निकल रही थी, मानो वह एक हिंसक और क्रूर जानवर हो। मैंने कीमत दोगुनी कर दी और फिर भी यह मेरे ही हाथ में आ गई। तो बताओ, मैंने जो किया उसका क्या मतलब था? अगर मैं इस 9वें दर्जे के अग्नि आत्मा जी को उसके साथ अदला बदली के लिए ले जाऊं, तो क्या वह मुझे कांस्य कुंजी का टुकड़ा देगा? है। शिष्यों की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस समय हे जून बेहद क्रोधित था और जो कोई भी उससे जरा सा भी नाराज करने की हिम्मत करता, उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते। बोलो, तुम सब मेरे शिष्य हो, असाधारण प्रतिभा से संपन्न हो, तो अब तुम सुअरों के झुंड की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? हे जून का चेहरा विकृत और कुरूप था, उसकी लाल आंखें उनमें से कुछ पर घूम रही थीं। जिन लोगों पर उसने नजर डाली, वे सब डर से कांप उठे और अपने सिर नीचे कर लिए। हे जून को वास्तव में बोली में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
आने से पहले उसने सुना था कि सोन चेंगजियांग का इस बार का लक्ष्य 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी था। इसके अलावा 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी हे जून के लिए किसी काम का नहीं था, जैसे मुर्गी की पसली। कीमत बढ़ाने का उसका एकमात्र कारण सोन चेंगजियांग से बदला लेना था। अगर सोन चेंगजियांग इसे खरीद भी लेता तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता। निश्चित रूप से सोन चेंगजियांग ने बिना किसी झिझक के उसके खिलाफ बोली लगाना शुरू कर दिया, जिससे हे जून का ये विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि सोन चेंगजियांग 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी को बहुत महत्व देता है। शुरू में उनका इरादा 50 मिलियन की कीमत पर रुकने का था। सोन चेंगजियांग की संपत्ति को देखते हुए 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी पर 50 मिलियन खर्च करना निश्चित रूप से उन्हें कुछ समय के लिए परेशान कर देगा। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने कीमत को 45 मिलियन तक पहुंचा दिया तो सोन चेंगजियांग ने प्रतियोगिता छोड़ दी। अब क्या करें? 9वीं श्रेणी का अग्नि देवता जी अब उसके साथ फंस गया था। हे जून इतना क्रोधित था कि वह श्राप देना चाहता था। उसे न केवल कांस्य कुंजी का टुकड़ा नहीं मिला, बल्कि उसने एक बेकार 9वीं श्रेणी की अग्नि शक्ति खरीदने में भी बहुत पैसा खर्च कर दिया। सचमुच उसने पत्नी और सेना दोनों को खो दिया। नीलामी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि सोन चेंगजियांग, जिया यूफू और गाहुयान के साथ किन काउंटी हॉल से निकल गए। हे जून उनके पीछे नहीं गया। उसने पहले ही सोन चेंगजियांग के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वह चाहता था कि सोन चेंगजियांग उसे कांसे की चाबी दे दे और इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। आखिरकार युद्ध शक्ति के मामले में दोनों लगभग बराबर थे। अगर वे सचमुच लड़ते भी तो किसी को कोई फायदा नहीं होता। उसने सोचा था कि सोन चेंगजियांग उसकी बात मान लेगा और उसका एहसान मानेगा, लेकिन किसे पता था कि वह इतना अडिग होगा। इससे हालात वाकई मुश्किल हो गए। हे जून द्वारा आओ यून संप्रदाय से प्राप्त कांस्य कुंजी के टुकड़ों के गुप्त संग्रह का किसी भी कीमत पर खुलासा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आओ यून संप्रदाय निश्चित रूप से उससे हिसाब चुकता करेगा। उसे न सिर्फ मांस नहीं मिला, बल्कि वह गंदगी में सन गया और उसकी कमजोरी भी उजागर हो गई। इस बार हे जून ने सब कुछ खो दिया। किंग काउंटी हॉल से निकलने के बाद जिया यूफू काफी उदास नजर आ रही थी। हालांकि उसने बोली लगाने से रोकने का स्पष्ट अनुरोध किया था, फिर भी उसके मन में थोड़ी सी नाराजगी थी। अगर गाहुयान न होती तो 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी को आसानी से हासिल कर लिया जाता। लेकिन सोन चेंगजियांग का गाहुयान को दोष देने का कोई इरादा नहीं था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था और 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी के स्थान पर किसी अन्य आध्यात्मिक औषधि को खोजने के बारे में सोच विचार कर रहा था। गाहुयान ने पीछे मुड़कर गंभीर भाव से कहा, ओल्ड सोंग यूफू, यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है। मैं आपको मुआवजा देने का कोई न कोई तरीका जरूर निकालूंगा। आप हमें मुआवजा कैसे देंगे? 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी स्वयं दुनिया में दुर्लभ है और इसे यहाँ खोजने में हमें बहुत परेशानी हुई। शिया यूफू ने नाक सिकुड़ी और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मानो वह थोड़ा नखरे दिखा रही हो। ओल्ड सॉन्ग, अब तुम आगे कहाँ जाओगे? गाहुयान ने पहले ही जिया यूफू के लिए 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी के विकल्प की तलाश करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसे इन चीजों के बारे में पहले से ही पूछना पड़ा। हम पहले महान जिया साम्राज्य के शाही शहर लौटेंगे, फिर अन्य समाधानों के बारे में सोचेंगे। सोन चेंगजियांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। गाहुयान अपने मन में जानती थी कि यद्यपि हे जून इस मामले में नीच और बेशर्म था, लेकिन वही हर चीज की जड़ था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया, अलविदा कहा और जाने के लिए मुड़ गया। चूंकि यह मामला उन्हीं की वजह से शुरू हुआ है, इसलिए उन्हें मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तभी वे अपने विवेक के अनुरूप कार्य कर पाएंगे। गाहुयान हमेशा इसी तरह व्यवहार करते थे, ईमानदार और सम्माननीय, हमेशा साफ अंतरात्मा वाले, चाहे कभी भी हो या कहीं भी हो। शिक्षक जी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? शिया यूफू ने आह भरी, उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हमें बस इस आखिरी स्पिरिट मेडिसिन की कमी है। समय बहुत कम है। अगर हम एक हफ्ते के अंदर सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाए तो हम रसायन विद्या के सबसे अच्छे समय को खो देंगे। सोन चेंगजियांग ने शिया यूफू के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो गुरुजी, कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये जानने के बाद कि अंतिम टुकड़ा हे जून के हाथों में है, गाहुयान को अब कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि हे जून शक्तिशाली था, लेकिन वह अजेय नहीं था। एक बार जब उसकी शक्ति पर्याप्त हो जाती तो वह उससे वह टुकड़ा पूरी तरह छीन सकता था। लेकिन अगर कोई लक्ष्य ही न हो तो इस विशाल दुनिया में एक छोटा सा टुकड़ा ढूंढने में उसे कितना समय लगेगा? गाहुयान को तलवार और ब्लेड मकबरे के बारे में कोई जल्दी नहीं थी।
उन्होंने जैद सम्राट द्वीप पर होने वाले मुकदमे के बाद इस मामले पर विचार करने की योजना बनाई थी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिया यूफू के लिए 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी का विकल्प ढूंढा जाए। अध्याय 84, जरूरत के समय मदद करना। बहुत सोच विचार के बाद गाहुयान ने पहले संप्रदाय में वापस जाकर ये देखने का फैसला किया कि क्या संप्रदाय के खजाने में 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी मौजूद है। अगर ऐसा होता तो सब कुछ ठीक होता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके पास तांग जिक्सियन को परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना ही था। 1 घंटे बाद गाहुयान तेजी से संप्रदाय में वापस लौट आए। वह रुका नहीं, सीधे तियानझू चोटी पर स्थित खजाने की तिजोरी की ओर बढ़ गया। यदि स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शिष्यों के पास पर्याप्त धन होता तो वे खजाने में मौजूद साधना संसाधनों के बदले उनका आदान प्रदान कर सकते थे। औषधीय गोलियां, आध्यात्मिक औषधियां, मार्शल कला कौशल, गुप्त तकनीकें इत्यादि सब कुछ उपलब्ध था और बाजार की तुलना में बहुत कम कीमत पर। गाहुयान ने खजाने की तिजोरी का प्रबंधन करने वाले शिष्य को ढूंढ निकाला और सीधे सीधे पूछा, क्या आपके पास यहाँ 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी है? शिष्य स्तब्ध रह गया, फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई गाहुयान, 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी 1000 साल की आध्यात्मिक औषधि है, अनमोल है। उद्धरण चिन्ह। मेरे खजाने की तिजोरी में ऐसा कैसे हो सकता है? गाहुयान थोड़ी निराश हुई और बोली, तो क्या आपके पास कोई 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि है जिसके समान प्रभाव हो और जो इसके विकल्प के रूप में काम आ सके? शिष्य को सिर हिलाते देख गाहुयान बहुत असहाय हो गई और उसके पास तांग जिक्सियन को खोजने के लिए बीस्ट ट्रैप हॉल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तांग जिक्सियन बीस्ट ट्रैप हॉल के सामने वाले मंडप में भावहीन होकर विचारों में डूबी बैठी थी। आप सफल हुए। गाहुयान को पास आते देख तांग जिक्सियन को आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे वह टुकड़ा तो मिल गया, लेकिन अब मैं एक और मुश्किल में फंस गया हूँ। ज़िशियान, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें हर हाल में मेरी मदद करनी होगी। गाहुयान ने कड़वे चेहरे के साथ बिना किसी औपचारिकता के तांग जिक्सियन के सामने बैठ गई। तांग जिक्सियन को संबोधित करते समय उन्होंने जानबूझकर बुजुर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया। गाहुयान की बातें सुनने के बाद तांग जिक्सियन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाए, उनके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक भी भाव नहीं आया। तांग जिक्सियन के बोलने का इंतजार किए बिना गाहुयान ने आगे कहा, ज़िजियान, आओयुन संप्रदाय के हे जून भी किंग काउंटी हॉल गए थे और मेरे खिलाफ बोली लगाई थी। मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद करने के लिए हे जून द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपनी पसंदीदा नीलामी वस्तु की बोली को पछाड़ दिया। मैं उसका ऋणी हूं और मुझे उसका एहसान चुकाना ही होगा। तो क्या आपके पास 9वीं कक्षा का फायर स्पिरिट जी है? यह जरूरी नहीं कि यही हो, कोई और भी चलेगा। 9वीं कक्षा का अग्नि आत्मा जी। ये सुनकर तांग जिक्सियन के सुंदर चेहरे पर थोड़ी चंचलता झलक उठी। मेरे पास एक है, लेकिन मैं इसे आपको क्यों दूं? मैंने आपको कांसे की चाबी के टुकड़े का सुराग बताकर अपनी पूरी कोशिश कर दी है ना? जी जियान, मेरी प्यारी चाची, कृपया मेरे लिए मुश्किलें पैदा न करें। जब तक आप इस मुश्किल से निकलने में मेरी मदद कर सकते हैं, तब तक मैं गाहुयान आपका ही रहूंगा। गाहुयान दयनीय लग रही थी, मानो वह किसी सताई हुई युवती हो। ओल्ड सोन के अनुसार 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी जिया यूफू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और गाहुयान इस एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहता था, इसलिए वह इसे चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तांग जिक्सियन ने कभी इतना निर्लज व्यक्ति नहीं देखा था। उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना हाथ उठाया, मानो वह भड़क उठने वाली हो। गाहुयान ने तुरंत तांग जिक्सियन की कलाई पकड़ ली और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जी जिक्सियन, ये वाकई एक आपातकालीन स्थिति है, बस मेरी एक मदद कर दो, ठीक है? किसी कारणवश जब गाहुयान ने उसकी कलाई पकड़ी तो तांग जिक्सियन के दिल की धड़कन अप्रत्याशित रूप से तेज होने लगी। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और भावहीन होकर कहा, मैं तुम्हें 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। स्थिति? कैसी स्थिति? गाहुयान की आंखें चमक उठी, उसे एक अवसर का आभास हो गया। भविष्य में किसी दिन मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है और मुझे उम्मीद है कि जब वह समय आएगा तो आप मुझे मना नहीं करेंगे। जब तांग जिक्सियन बोल रही थी तो उसका चेहरा गंभीर था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही हो। गाहुयान चौंक गई, लेकिन फिर भी बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर बोली, कोई बात नहीं। तांग जिक्सियन से 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी प्राप्त करने के बाद गाहुयान ने अधीरता से स्वर्गीय दाव संप्रदाय को छोड़ दिया और महान जिया साम्राज्य की ओर दौड़ पड़ी।
गाहुयान के जाने के कुछ ही समय बाद एक आकृति धीरे धीरे चलकर आए, वह तांग हाओरान था। उसने गाहुयान की जाती हुई आकृति को देखा और कुछ आश्चर्य से कहा, बहन, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हाओरान, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? तांग जिक्सियन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय एक सवाल पूछा। एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति, न तो अभिमानी और न ही अधीर, स्थिर मानसिकता वाला और निष्ठा और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति। उनके भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। तांग हाओरान ने बिना किसी झिझक के यह बात कही, जिससे गाहुयान के प्रति उनका उच्च सम्मान प्रदर्शित होता है। तो क्या मैं जो कर रहा हूं उसे उसका इस्तेमाल करना माना जाएगा? तांग जिक्सियन के चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे। तांग हाओरान अचानक हंस पड़ी और खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। बहन, अगर गाहुयान तुम्हें जीतने में कामयाब हो जाती है तो क्या हम परिवार नहीं बन जाएंगे? अगर हम परिवार हैं तो इसे उपयोग करना कैसे कहा जा सकता है? इसे तो मिलकर मुश्किलों पर काबू पाना कहते हैं। तांग जिक्सियन ने गुस्से से तांग हाओरान को घूरते हुए कहा, यहां से दफा हो जाओ। बहन, क्या सच में तुम्हारे मन में उसके लिए कोई खास भावनाएं हैं? मुझे लगता है कि उसके साथ तुम्हारा व्यवहार दूसरों के साथ तुम्हारे व्यवहार से थोड़ा अलग है। तांग हाओरान ने जवाब के लिए दबाव डाला। मुझे उससे नफरत नहीं है, भला उसके प्रति कोई खास भावना कैसे हो सकती है? तांग जिक्सियन ने इनकार में जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन वह खुद भी निश्चित नहीं थी कि वह दिल से बोल रही थी या नहीं। यात्रा की धूल से ढकी गाहुयान महान जिया साम्राज्य के शाही शहर की ओर दौड़ी। समय को देखते हुए ओल्ड सोंग और शिया यूफू को कुछ समय पहले ही वापस आ जाना चाहिए था। इंपीरियल सिटी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। शाही शहर के सामने तैनात प्रत्येक रक्षक के पास एक असाधारण आभा थी, जिसमें सबसे निचले स्तर के रक्षक के पास रूपांतरणची क्षेत्र की शक्ति थी। उन्होंने गाहुयान को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी आंखें ठंडी थीं। मैं ओल्ड सोंग का दोस्त हूँ। गाहुयान ये भी जानता था कि शाही शहर में लापरवाही से घुसपैठ नहीं की जा सकती, इसलिए उसने सोंग चेंगजियांग का नाम घोषित किया। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे ओल्ड सोंग को रिपोर्ट करने की अनुमति दें। कुछ ही देर में गार्ड जल्दी से वापस आया और विनम्रतापूर्वक युवा स्वामी चू को झुककर प्रणाम करते हुए बोला, माफ कीजिए युवा स्वामी चू, बूढ़े सोंग इस समय कुछ मुश्किल कामों में व्यस्त हैं और आपसे मिलने नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे आपको साथ ले जाने के लिए कहा है। गाहुयान ने सिर हिलाया, उसने वास्तव में सोंग चेंगजियांग के बाहर आकर उसका अभिवादन करने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी हैसियत को देखते हुए अगर वे किसी कनिष्ठ व्यक्ति का अनायास ही अभिवादन करने के लिए बाहर आ जाएं तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश फैल जाएगा। शाही शहर में रक्षक दल का अनुसरण करते हुए सामने फैली हुई भव्य और विशाल ऊंची इमारतों का परिसर शाही महल था। दूर से देखने पर यह अविश्वसनीय रूप से विशाल प्रतीत होता था और इसके सामने खड़े होने पर व्यक्ति को अपनी तुच्छता का एहसास होता था। रक्षक गाहुयान को शाही महल से होते हुए कई मोड़ों से ले गया और अंत में एक भव्य हॉल के सामने पहुंचा। हॉल के अंदर लगातार तीखी बहसें सुनाई दे रही थीं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे किस बारे में थीं। झाओ डोंगनान, ज्यादा दूर मत जाओ। जैसे ही वह करीब पहुंचा, गाहुयान ने सोंग चेंगजियांग की आवाज सुनी, जो स्पष्ट रूप से गुस्से से भरी हुई थी। पुराने गीत के अनुसार अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो केक पर आइसिंग लगाते हैं, लेकिन जरूरत के समय मदद करने वाले लोग सचमुच दुर्लभ होते हैं। हे जून ने किन काउंटी हॉल से 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी छीन लिया है और समय कम होता जा रहा है, दूसरा कहां से मिलेगा? अब तो इसका विकल्प ढूंढना भी मुश्किल होगा, है ना? मैं आपको एक उपहार देने आया हूं, साथ ही एक छोटी सी विनती भी है। क्या ये बहुत ज्यादा है? एक आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी, मानो वह ओल्ड सोंग को धमकी दे रहा हो। उसका लहजा बहुत ही आत्मसंतुष्ट था। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से झाओ डोंगनान था। अध्याय 85 एक अच्छी चीज बर्बाद हो गई। झाओ डोंगनान और गाहुयान ने उसके बारे में सुना था। यह आदमी साधारण नहीं था। दशकों पहले वह एक सैन्य जनरल थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में लड़कर महान शिया साम्राज्य के लिए कई सैन्य उपलब्धियां हासिल की। बाद में शिया युआन ने उन्हें एक अलग उपनाम वाले राजकुमार के रूप में सम्मानित किया, जिससे उन्हें महान शिया साम्राज्य में अपार शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन उन्होंने हमेशा एकांतप्रिय जीवन जिया और दरबारी मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप किया, इसलिए उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह यहाँ क्या कर रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वह ओल्ड सोंग को धमकी दे रहा हो। गाहुयान ने माथे पर शिकन डालते हुए दरवाजा खोला और अंदर चली गई। पुराना गीत।
मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही सोन चेंगजियांग बीच में खड़े दिखाई दिए। उनके हाथ पीठ पर बंधे हुए थे और उनका चेहरा कुछ उदास लग रहा था। वहीं झाओ डोंगनान पास ही एक मेज पर बैठे थे जहां शराब और व्यंजन परोसे जा रहे थे। वे खुद ही शराब परोस रहे थे और पी रहे थे और बेहद खुश और सहज दिख रहे थे। शराब पीते हुए उसने अफसोस जताते हुए कहा, बूढ़े सोंग, बूढ़े झाओ, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अगर तुम मेरी छोटी सी विनती मान लेते हो तो मैं तुम्हें तुरंत आध्यात्मिक औषधि दे दूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि इससे रसायन विद्या में कोई देरी नहीं होगी। अपना वाक्य पूरा करते करते झाओ डोंगनान ने अचानक ऊपर देखा और बाहर से अंदर आए गाहुयान को घूरने लगा। जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आ गई हो, झाओ डोंगनान का चेहरा बेहद नाराज था और उसने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। वह नहीं जानता था कि गाहुयान कौन था और न ही उसे यह जानने में कोई दिलचस्पी थी। गाहुयान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे इस झाओ डोंगनान से इतनी धृष्टता की उम्मीद नहीं थी। हालांकि इसकी उम्मीद थी। झाओ डोंगनान एक अलग उपनाम वाला राजकुमार था। प्रतिष्ठा, पद और शक्ति के मामले में महान शिया साम्राज्य में कुछ ही लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। गाहुयान, तुम यहाँ हो। गाहुयान को देखते ही सोन चेंगजियांग के उदास चेहरे पर तुरंत नरमी आ गई। उसने सिर घुमाकर ठंडी आवाज में कहा, झाओ डोंगनान, इन सब बातों पर चर्चा न करें। मैं तुम्हारी शर्तें कभी नहीं मानूंगा। बूढ़े सोन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो इसका तुम पर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं। जब तक तुम मेरी बात मान लेते हो ये सबके लिए फायदेमंद है, नहीं तिगुना फायदेमंद। मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी है। तुम 9वें दर्जे के अग्नि आत्मा जी का विकल्प जल्दी से ढूंढना चाहते हो। रसायन विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समय आने में 7 दिन से भी कम समय बचा है ना? अगर तुम मेरे बारे में नहीं सोचते तो यूफू के बारे में तो सोचो। क्या तुम सच में उससे फिर से विष अग्नि भक्षक हृदय का दर्द सहने देना चाहते हो? झाओ डोंगनान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसने सोन चेंगजियांग को पूरी तरह से घेर लिया हो। सोन चेंगजियांग के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वह अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। शिया यूफू, विष अग्नि भक्षण हृदय। गाहुयान के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। वह जानता था कि ये आध्यात्मिक औषधियां जिया यूफू के लिए रसायन विद्या हेतु खोजी जा रही थीं, लेकिन ये तथाकथित विष अग्नि भक्षक हृदय क्या था? क्या जिया यूफू के लिए तैयार की जा रही औषधीय गोली विष अग्नि भक्षक हृदय को दबाने के लिए थी? एक गहरी सांस लेते हुए गाहुयान ने अपने दिल में उठ रहे संदेह को दबाया और अपनी निगाहें फिर से झाओ डोंगनान पर टिका दी। झाओ डोंगनान जानता था कि सोन चेंगजियांग 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ था, इसलिए उसने इसे उस पर दबाव डालने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया। किसी के दुर्भाग्य का फायदा उठाने के इस कृत्य से गाहुयान को बेहद घृणा हुई। सोन चेंगजियांग के बदलते भावों को देखकर झाओ डोंगनान को लगा कि उसकी बातों का असर हो गया है और उसने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देखो, इस विषैले अग्नि भस्म हृदय को दबाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, अपना दिल और जान लगा दी है और अंत में सारी आध्यात्मिक औषधियां भी इकट्ठा कर ली हैं। समय लगभग समाप्त हो चुका है। क्या तुम अपनी सारी मेहनत को व्यर्थ जाने देना चाहते हो? सोन चेंगजियांग का चेहरा उदास था। वह वास्तव में झाओ डोंगनान को तुरंत बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। वह अपने मन में जानता था कि 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां मिलना मुश्किल है। 1000 साल पुरानी अग्नि संबंधी आध्यात्मिक औषधियां तो और भी मुश्किल। शेष 7 दिनों में 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी का विकल्प ढूंढना स्वर्ग में जाने जितना ही कठिन होगा। राजकुमार झाओ, इस बारे में आपका क्या विचार है? मैं आपके हाथ में मौजूद 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि को पाने के लिए कुछ कीमत चुकाने को तैयार हूं। जहां तक आपके द्वारा बताए गए मामले का सवाल है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। सोन चेंगजियांग ने अपने दिल में दबे गुस्से को दबाया और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हे पुराने गीत, मैं यहां तुमसे लेन देन करने नहीं आया हूं। मेरी शर्तें स्पष्ट हैं। यदि तुम सहमत हो तो आध्यात्मिक औषधि ग्रहण करो, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। झाओ डोंगनान ने व्यंग्य करते हुए अपना भेष पूरी तरह से उतार दिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। वह अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक हार मानने को तैयार नहीं था। सोन चेंगजियांग का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वह वास्तव में झाओ डोंगनान द्वारा प्रस्तावित शर्तों से सहमत नहीं हो सका। ओल्ड सॉन्ग, क्या तुम उस आखिरी स्पिरिट मेडिसिन को लेकर चिंतित हो? यह सुनकर गाहुयान को स्थिति का काफी हद तक अंदाजा हो गया था।
वह खुद झाओ डोंगनान के अवसरवादी और जबरन वसूली वाले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अब बोलना ही पड़ा। गाहुयान की आधी मुस्कान देखकर झाओ डोंगनान ने भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा, बच्चे, क्या तुम्हें यहाँ कुछ कहने का हक है? उन्हें गाहुयान की पहचान का पता नहीं था और उन्हें लगा कि गाहुयान सिर्फ सोन चेंगजियांग की छात्रा है। झाओ डोंगनान, बेहतर होगा कि तुम उसके प्रति थोड़ा और विनम्र रहो, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम नाराज करने का जोखिम उठा सकते हो। झाओ डोंगनान को गाहुयान को बार बार डांटते देख सोन चेंगजियांग को भी बहुत गुस्सा आया। वह गाहुयान को अपना दोस्त मानता था और जब उसके दोस्त का बार बार अपमान हो रहा था तो वह अपना गुस्सा कैसे दबा सकता था। ओल्ड सॉन्ग, उससे शब्दों का समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। गाहुयान ने उदासीनता से मुस्कुराया। आखिरकार उसने अभी अभी तांग जिक्सियन से 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी प्राप्त किया था, इसलिए उसे झाओ डोंगनान की धमकियों की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। झाओ डोंगनान जोर से हंस पड़ा, फिर उसने हाथ से मेज को धक्का दिया जिससे तरह तरह के लजीज व्यंजन जमीन पर बिखर गए। तुरंत बाद वह खड़ा हो गया और रौबदार लहजे में बोला, सोन चेंगजियांग, सोच समझकर फैसला करो। अगर मैं आज इस दरवाजे से बाहर चला गया तो बाद में चाहे तुम मुझसे भीख मांगने भी आओ, मैं तुम्हें आध्यात्मिक औषधि नहीं दूंगा। सोन चेंगजियांग ने दांत पीसते हुए कहा, वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या चुने। झाओ डोंगनान, तुम बड़े घमंडी हो। तुम्हारे हाथ में किस तरह की आध्यात्मिक औषधि है? गाहुयान ने उदासीनता से पूछते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 3 दिवसीय ज्वाला फूल। झाओ डोंगनान ने बड़े घमंड से भरी ठंडी मुस्कान के साथ उपहास किया। सोन चेंगजियांग उदास चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा। सामाजिक प्रतिष्ठा और पद के मामले में वह झाओ डोंगनान से काफी ऊंचे पद पर था, फिर भी अब झाओ डोंगनान उसे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या ये सब आध्यात्मिक औषधि के कारण ही नहीं हुआ था? 3 दिवसीय ज्वाला फूल की तुलना 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी से किस प्रकार की जा सकती है? गाहुयान ने अपनी भौहें उठाईं और फिर दोबारा पूछा। 3 दिवसीय ज्वाला पुष्प 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन केवल 7 दिन बचे हैं। सोन चेंगजियांग, तुम इसके बदले कोई और आध्यात्मिक औषधि कहाँ से लाओगे? ये 3 दिवसीय ज्वाला पुष्प मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। अगर तुम इसे चाहते हो तो मेरी शर्तें मान लो, अगर नहीं चाहते तो बस इंतजार करो और देखो कि जिया यूफू को फिर से विष अग्नि भक्षण हृदय का सामना करना पड़ता है। झाओ डोंगनान घमंडी था। हालांकि 3 दिवसीय ज्वाला फूल 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी जितना अच्छा नहीं था, लेकिन सोन चेंगजियांग के पास अब कोई विकल्प नहीं था। या तो इस 3D फ्लेम फ्लावर का विकल्प के रूप में उपयोग करें, या आशा की एक किरण को थामे रखें और खोज जारी रखें। सिर्फ 7 दिन बचे हैं, ऐसे में इसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। 7 दिन तो छोड़िए, आधा महीना या पूरा महीना भी शायद इसे ढूंढने के लिए काफी न हो। झाओ डोंगनान, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है। 3 दिवसीय ज्वाला फूल को हाथ में लेकर ऐसी बकवास करने की हिम्मत करते हो। गाहुयान ने झाओ डोंगनान को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए निर्दयता से जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारा केवल एक ही 3 दिवसीय ज्वाला फूल बचा है? हम, ये कहते हुए गाहुयान ने अपने स्थानिक घेरे से कुछ निकाला और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े सोन, देखो यह क्या है। सोन चेंगजियांग ने ऊपर देखा और जब उसने गाहुयान के हाथ में वह वस्तु देखी तो वह कांपने लगा और चिल्लाया, 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह इतना उत्साहित था। जब कोई पूरी तरह से हताश हो और उसे कोई रास्ता नजर न आए, तब अचानक हालात पलट जाएं और उम्मीद की एक किरण दिखाई दे, तो कल्पना कीजिए कि इसका कितना गहरा असर होता है। झाओ डोंगनान ने पहले भी गाहुयान को इस तरह उसका मजाक उड़ाते सुना था और उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही वह इस घमंडी युवक को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने वाला था, उसने अचानक देखा कि गाहुयान ने 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी, फायर स्पिरिट जी, निकाल लिया। वह अपनी जगह पर जम गया। नहीं, यह असंभव है। क्या 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा जी को ही जून ने नहीं खरीदा था? झाओ डोंगनान बेहद हैरान था और खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। गाहुयान, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ओल्ड सॉन्ग बेहद उत्साहित था। ओल्ड सॉन्ग, मेरी एक दोस्त है जिसके पास 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी है। मैंने उससे इसे मांगा है। रसायन शास्त्र का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें देरी नहीं की जा सकती, इसे जल्दी ले लो। गाहुयान ने बिना देर किए 9वीं श्रेणी की अग्नि आत्मा जी को सोन चेंगजियांग के हाथ में थमा दिया। गाहुयान के अनुसार यह उसका कर्तव्य था। गाहुयान, ये बूढ़ा आदमी आपका धन्यवाद करता है। सोन चेंगजियांग बहुत भावुक हो गया।
अगर गाहुयान ने समय पर मदद न की होती तो शायद वह शिया यूफू के खातिर दांत पीसकर झाओ डोंगनान से सहमत हो जाता। सौभाग्य से वह अपनी जगह पर डटा रहा। सोंग चेंगजियांग ने 9वीं श्रेणी के अग्नि आत्मा झी को एक तरफ रख दिया। उसकी निगाहें ठंडेपन से झाओ डोंगनान पर टिकी थीं और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, राजकुमार झाओ, क्या आप स्वयं चले जाएंगे या मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? झाओ डोंगनान के चेहरे के भाव बदल गए। वह सोन चेंगजियांग की ताकत को अच्छी तरह जानता था। अगर उसे उससे लड़ना पड़ा तो वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पहले 3 दिवसीय ज्वाला फूल हाथ में होने के कारण सोन चेंगजियांग ने उससे एक अनुरोध किया था, जिसके चलते वह बड़ी मुश्किल से बातचीत कर पाया था। अब जब इस युवक ने 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा झी लाकर जानबूझकर उसके अच्छे काम को बर्बाद कर दिया तो उसकी पिछली योजना पूरी तरह विफल हो गई। गाहुयान है ना? अच्छा, बहुत अच्छा, मैं झाओ तुम्हें याद रखूंगा। झाओ डोंगनान ने दांत पीसते हुए गाहुयान की ओर धमकी भरी निगाहों से देखा, फिर अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और जाने के लिए मुड़ गया। ओल्ड सॉन्ग, चूंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। गाहुयान ने झाओ डोंगनान की धमकी को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी दृष्टि बहुत पहले ही महान शिया साम्राज्य से परे तक फैली हुई थी, तो वे महान शिया साम्राज्य के राजकुमार से कैसे डर सकते थे? अफसोस, अगर आप न होते तो इस बुरे आदमी को सचमुच समझ नहीं आता कि क्या करे। झाओ डोंगनान नीच और निर्लज है। वह मुझे 3 दिवसीय ज्वाला पुष्प से धमका रहा है। हालांकि यह बुरा आदमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन यूफू के लिए। सोन चेंगजियांग ने आह भरी। ओल्ड सॉन्ग, झाओ डोंगनान आपसे आखिर क्या करवाना चाहता था? गाहुयान उत्सुक थी। जैद सम्राट द्वीप खुलने ही वाला है ना? पास ही स्थित ग्रेट शिया मार्शल अकादमी को भी 5 स्थान मिले हैं। ये खबर किसी तरह झाओ डोंगनान तक पहुंच गई है और वह मुझसे उनमें से 3 स्थान चाहता है। सोन चेंगजियांग ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, कुल मिलाकर केवल 5 सीटें हैं और वह बेशर्मी से 3 सीटें मांग रहा है। मैं उसकी बात कैसे मान सकता हूं? मैं ही नहीं, शिया युआन भी नहीं मानेगी। गाहुयान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाए। ये झाओ डोंगनान वाकई निर्दयी था, शुरू से ही 3 जगहें मांग रहा था। झाओ डोंगनान ने अपने शुरुआती वर्षों में तरह तरह की योजनाओं और चालों से राजकुमार का पद हासिल किया। वह संकीर्ण मानसिकता वाला और द्वेष रखने वाला व्यक्ति है। चूंकि तुमने इस बार उसकी योजनाओं को नाकाम कर दिया है, इसलिए वह निश्चित रूप से तुमसे बदला लेगा। सोन चेंगजियांग काफी चिंतित था। अध्याय 86 पहला मुख्य शिष्य। गाहुयान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड सोंग, इसकी चिंता मत करो। झाओ डोंगनान चाहे कितना भी अभिमानी क्यों न हो, उसका हाथ स्वर्गीय दाओ संप्रदाय तक नहीं पहुंचेगा। ये सच है। ग्रेट शिया साम्राज्य में झाओ डोंगनान का कुछ प्रभाव तो है, लेकिन ग्रेट शिया साम्राज्य के बाहर कोई भी उसे सम्मान नहीं देगा। सोन चेंगजियांग ने विचार किया। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के लिए भले ही जिया युआन स्वयं आगे आ जाए, लोग शायद उसे सम्मान न दें, तो केवल एक राजकुमार झाओ डोंगनान की तो बात ही छोड़ दें। वैसे ओल्ड सॉन्ग, आपको जैद सम्राट द्वीप के बारे में कितना पता है? गाहुयान ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उसने जैद सम्राट द्वीप के बारे में बहुत समय से सुना था, लेकिन उसे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इतने सारे बलों के मार्शल आर्टिस्ट वहां पहुंचने के लिए क्यों बेताब थे, इसका कोई कारण तो जरूर होगा। सोन चेंगजियांग ने हाथ हिलाकर एक गार्ड को बुलाया और निर्देश दिया, इसे साफ करो और फिर दूसरी मेज पर व्यंजन परोसो। चलो खाते पीते बातें करते हैं। मेज पर जल्दी ही तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। दोनों बैठ गए और खुलकर बातें करने लगे। अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट विभिन्न खजानों, अवसरों और धन संपन्नता के लिए जैद सम्राट द्वीप जाना चाहते हैं। जैद सम्राट संप्रदाय कभी मध्य स्तर का संप्रदाय था, जो स्वर्गीय दाओ संप्रदाय, आओ युन संप्रदाय और याओदोंग संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब जैद सम्राट संप्रदाय को समुद्र से आए क्रूर राक्षसों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया, तो अनगिनत साधना तकनीकें, मार्शल कौशल, खजाने और औषधीय गोलियां चारों ओर बिखर गईं। यही उनकी प्रतिस्पर्धा का मुख्य केंद्र है। सोन चेंगजियांग ने शराब का एक घूंट लिया और शांत भाव से कहा, जैद सम्राट द्वीप पर आपको जो भी खजाना मिलता है वह आपका ही होता है। जब तक आप उसे द्वीप से सफलतापूर्वक बाहर निकाल लेते हैं, वह आपका हो जाता है। बेशक द्वीप छोड़ने से पहले दूसरे लोग उसे छीनने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। साथ ही निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए जैद सम्राट द्वीप की परीक्षा में केवल ची रूपांतरण 5वें स्तर से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट ही प्रवेश कर सकते हैं, ताकि युद्ध शक्ति में बहुत अधिक अंतर न हो। गाहुयान ने ध्यान से सुना।
ये सभी नियम निष्पक्ष थे, जिससे छोटे संप्रदायों और गुटों को भी स्वर्गीय दाओ संप्रदाय, आओ यून संप्रदाय और याओडोंग संप्रदाय जैसे शक्तिशाली संप्रदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता था। एक और बात है, और वह सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। सोन चेंगजियांग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और गंभीरता से कहा, चूंकि जेड सम्राट द्वीप में ची रूपांतरण 5वें स्तर से ऊपर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है, इसलिए कुछ लोग नियमों में मौजूद खामियों का फायदा उठाते हैं और प्रवेश के लिए योग्य मार्शल आर्टिस्टों को भारी कीमत चुकाकर किराए पर लेते हैं ताकि वे अपनी जरूरत की चीजें हासिल कर सकें। क्या ऐसी कोई चीज होती है? गाहुयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी मुद्रा सीधी की। हाँ, पिछले कुछ समय में कई लोगों ने ऐसा किया है। कुछ असाधारण शक्ति संपन्न मार्शल आर्टिस्ट जो जेड सम्राट द्वीप में प्रवेश नहीं कर सकते, खजाने ढूंढने के लिए दूसरों को काम पर रखने के लिए मोटी रकम चुकाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं जेड सम्राट द्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंदर से किसी आध्यात्मिक औषधि की सख्त जरूरत है, तो मैं आपको वह औषधि लाने में मदद करने के लिए काम पर रखूंगा। बशर्ते आप उसे ला सकें, मैं आपसे उचित कीमत पर सौदा करूंगा। सोन चेंगजियांग ने इन बातों का जिक्र करते हुए असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसी चीजों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। दोनों ने जेड एम्परर आइलैंड के बारे में काफी देर तक बातचीत की। गाहुयान ने सोन चेंगजियांग से कई रहस्य सीखे। ओल्ड सोंग, मैंने अभी अभी झाओ डोंगनान को ये कहते सुना कि शिया यूफू विषैले अग्नि से ग्रसित हृदय नामक बीमारी से ग्रसित है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? गाहुयान ने अपने मन में उठ रहे संदेहों के बारे में पूछा। हाय, ओल्ड सोंग ने आह भरी, यूफू की बैंगनी प्रकाश लाल ज्वाला तलवार देखने में तो सौम्य लगती है, लेकिन असल में यह एक घातक हथियार है जो हर साल अपने स्वामी पर ही भारी पड़ता है। तथाकथित विषैला अग्नि भक्षण हृदय वह घटना है जब बैंगनी प्रकाश लाल ज्वाला तलवार से एक शक्तिशाली ज्वाला निकलती है, जो यूफू की आत्मा को पीड़ा देती है। हर बार जब यह अपना प्रकोप दिखाती है तो ये सचमुच हृदय विदारक पीड़ा होती है। क्या मार्शल सोल अपने स्वामी पर ही उल्टा पड़ सकता है? गाहुयान बेहद आश्चर्यचकित थी, उसे जिया यूफू के साथ ऐसी विचित्र घटना घटने की उम्मीद नहीं थी। हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये सालों से बिना रुके होता आ रहा है। यूफू को कष्ट से बचाने के लिए इस बूढ़े व्यक्ति ने आध्यात्मिक औषधि की खोज शुरू कर दी है, इस उम्मीद में कि कोई उसके लिए अग्नि निवारक गोली बना दे। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितनी कारगर होगी, लेकिन ये जहरीली आग को जरूर बुझाएगी और उसके दर्द को कम करेगी। सोन चेंगजियांग ने इन बातों को कहते हुए कड़वी मुस्कान दी। पर्पल लाइट क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड वाकई एक उत्कृष्ट श्रेणी की मार्शल सोल है, लेकिन यह वार्षिक पॉइजन फायर डेवोरिंग हॉट यूफू का जीवन दयनीय बना देता है। मैंने सुना है कि यूफू के 20 साल की होने के बाद वह रहस्यमयी महिला उसे शिष्या के रूप में लेने आएगी और उसके पास इसका एक समाधान है। तो बात कुछ ऐसी है। गाहुयान ने सिर हिलाया। उसे यह मानना ही पड़ा कि सोन चेंगजियांग ने वास्तव में बहुत मेहनत की थी, जिया यूफू के लिए औषधीय गोलियां बनाने के लिए 1000 साल पुरानी अग्निगुण वाली आध्यात्मिक औषधि की हर जगह खोज की थी। तो गाहुयान, मुझे अभी भी आपका धन्यवाद करना है। आपके द्वारा लाया गया 9वीं श्रेणी का अग्नि आत्मा जी सचमुच इस बूढ़े आदमी की अत्यावश्यक समस्या का समाधान कर दिया। सोन चेंगजियांग के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी, जिससे पता चलता था कि वह बहुत अच्छे मूड में थे। यदि गाहुयान समय पर नहीं पहुंचती, तो सोन चेंगजियांग के पास झाओ डोंगनान द्वारा प्रस्तावित कठोर शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। 3 दौर के पेय पदार्थों के बाद गाहुयान ने विदाई ली। वह बाहर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, उसे जल्द से जल्द साधना के लिए स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में वापस लौटना था। सोन चेंगजियांग ने गाहुयान को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन जाते समय उसने कहा, गाहुयान, मैं तुमसे कोई खास वादा नहीं करूंगा, बस एक बात, अगर भविष्य में कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, तो बस मुझसे पूछना। ग्रेट शिया मार्शल अकादमी के डीन सोन चेंगजियांग से सीधे इस तरह का वादा प्राप्त करना वास्तव में काफी अविश्वसनीय था। सोन चेंगजियांग के रुतबे के साथ उनके एक साधारण से शब्द से ही गाहुयान निडर होकर महान शिया साम्राज्य में घूम सकती थी। शाही शहर छोड़कर गाहुयान अपने घोड़े पर सवार होकर वापस स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की ओर चल पड़ा। शाही शहर से स्वर्गीय दाओ संप्रदाय तक का रास्ता होनगन शहर से होकर गुजरता था। गाहुयान ने पहले तो वापस उसी रास्ते से जाने का सोचा, लेकिन बाद में उसने यह विचार छोड़ दिया। जेड सम्राट द्वीप पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के बाद वापस जाने में बहुत देर नहीं होगी।
स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में लौटकर गाहुयान सीधे अपने प्रांगण में वापस चला गया। गाहुयान, जैसे ही गाहुयान अंदर जाने ही वाला था, अचानक एक आवाज ने उसे पुकारा। गाहुयान ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखा। सफेद वस्त्र पहने एक युवक था जो अवर्णनीय शालीनता और आकर्षण बिखेर रहा था। वह अपने चेहरे पर शांत मुस्कान लिए एक तह वाले पंखे से खुद को हवा दे रहा था। मैं तुम्हारे आंगन के सामने तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम लौट आए। गाहुयान ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे उस युवक की कोई याद नहीं आई। युवक के परिचित हाव भाव को देखकर गाहुयान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम यूहेंग है और मैं स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का नंबर 1 मुख्य शिष्य हूँ। सफेद कपड़ों में लिपटे उस युवक के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह बिल्कुल भी विनम्र न हो। गाहुयान स्तब्ध रह गई, बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसके सामने खड़ा ये युवक वास्तव में स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का सर्वोत्कृष्ट मुख्य शिष्य था। गाहुयान सर्वोत्कृष्ट मुख्य शिष्य यूहेंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि वह शांत स्वभाव का था और बहुत कम ही लोगों के सामने आता था। बहुत कम लोगों ने उसे लड़ते देखा था, लेकिन जिस तरह से वह लगातार तांग हावरान को हराता था, उससे साफ पता चलता था कि उसकी युद्ध क्षमता बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हेवनली दाओ संप्रदाय में नंबर 1 मुख्य शिष्य को किसी भी हालत में विलक्षण प्रतिभा के रूप में ही वर्णित किया जा सकता था। वरिष्ठ भाई यू बिना किसी उद्देश्य के तो नहीं बोलेंगे। इस बार मुझसे मिलने का आपका उद्देश्य क्या है? गाहुयान ने न तो विनम्रता और न ही अहंकार दिखाते हुए पूछा। मुझे सीधे सादे लोगों से बात करना पसंद है। गाहुयान, जैद सम्राट द्वीप पर होने वाले परीक्षणों के लिए सीटों की घोषणा हो चुकी है और संयोग से उनमें से एक सीट आपकी है। सच कहूं तो मैं आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूं। मैं आपसे जैद सम्राट द्वीप पर कुछ ढूंढने में मदद मांगना चाहता हूं। अगर आप वह चीज मेरे लिए ला सकते हैं तो मैं आपको अच्छा इनाम दूंगा। यूहेंग ने अपने तह करने वाले पंखे से धीरे धीरे खुद को हवा दी। उसकी बुद्धिमान निगाहें गाहुयान पर टिकी हुई थीं, मानो वह उसके फैसले की प्रतीक्षा कर रहा हो। गाहुयान बहुत हैरान था। ओल्ड सोंग ने अभी अभी उसे बताया था कि ऐसे लोग भी होते हैं, और अप्रत्याशित रूप से यूहेंग ने खुद पहल करके उससे मिलने का फैसला किया था। मैं क्यों? गाहुयान ने पलटवार किया। उसने यूहेंग से यह नहीं पूछा कि वह उससे क्या ढूंढने को कह रहा है, वह केवल ये जानना चाहता था कि यह काम उसे ही क्यों करना था। चाहे वह याओ ये हो या डू यूकिंग, उन दोनों का ही स्तर उससे कहीं अधिक था। अगर यूहेंग को मदद मांगनी होती तो उनसे पूछना स्वाभाविक होता, लेकिन उसने खास तौर पर उसे ही क्यों चुना? आखिर उन पांचों में से सबसे निचले स्तर का वही तो था। बात सीधी सी है, इन पांचों में से मैं सिर्फ तुम्हें ही बहुत पसंद करता हूं। बाकी 4 अभी तक मेरी यूहेंग की नजर में आने लायक नहीं है। यूहेंग के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो देखने में तो हानि रहित लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसके मुंह से निकले शब्द बेहद अहंकारी थे। सर्वोत्कृष्ट मुख्य शिष्य होने के नाते यूहेंग के पास ऐसा कहने की शक्ति और योग्यता दोनों थी। आप मुझसे क्या ढूंढने में मदद चाहते हैं? गाहुयान ने सीधे पूछा। जैद सम्राट द्वीप पर एक पत्थर का चबूतरा है जिसे ज्ञान का चबूतरा कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे लिए बाहर लाओ। बशर्ते तुम ज्ञान का चबूतरा बाहर ला सको, मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। कीमती औषधीय गोलियां, कीमती युद्ध कौशल, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। जब यूहेंग ने ज्ञानोदय मंच का जिक्र किया तो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से उत्साह था, जैसे कोई भिखारी सोने का पहाड़ देखकर उसे पूरी तरह से अपना बनाने की इच्छा रखता हो। ज्ञानोदय मंच। गाहुयान ने चुपके से नाम को याद कर लिया। जो चीज यूहेंग को इतना उत्साहित कर सकती है, वह निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। कैसा रहेगा? मुझे तो बस वो ज्ञानोदय मंच चाहिए। अगर आप उसे ला सकते हैं तो मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। अगर आपके कोई दुश्मन हैं तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उन सबको मारने में आपकी मदद करूंगा। यूहेंग की मुस्कान धीरे धीरे भयावह होती गई, उसकी आंखों में लालसा कम नहीं हुई। जैद सम्राट द्वीप में कम से कम 100 मार्शल आर्टिस्ट प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप मुझ पर दांव लगाकर निराशा से नहीं डरते? गाहुयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। लोगों के बारे में मेरा यूहेंग का निर्णय हमेशा सटीक रहा है। जब मैंने तुम्हें चुना है तो इसका मतलब है कि मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे विश्वास है और पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। यूहेंग ने अपना तह करने वाला पंखा बंद कर दिया, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध लिए। उसकी आंखों में बहुत उत्सुकता थी, मानो वह गाहुयान के सहमत होने के लिए अधीर हो रहा हो।
गाहुयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई यू, मुझे शायद आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरना पड़े। मैं किसी के यहाँ काम नहीं करना चाहती और न ही किसी के लिए लड़ना चाहती हूँ। अगर आपको अंदर से कोई खास चीज चाहिए तो कृपया किसी और को ढूंढ लें। ये कहकर गाहुयान मुड़ी और आंगन में चली गई। यू हेंग स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों में प्रथम स्थान पर था, उसकी शक्ति अतुलनीय थी, फिर भी गाहुयान ने उसे मना कर दिया। कारण सीधा सा था, कोई मूर्ख नहीं होता और कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। यदि यू हेंग ज्ञान प्राप्ति मंच को खोजने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था, तो इसका अर्थ केवल यही हो सकता था कि ज्ञान प्राप्ति मंच स्वयं अत्यंत मूल्यवान था। जब ऐसा था तो वह उसके लिए इसे क्यों ढूंढे? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह इसे स्वयं ढूंढे और उपयोग करे? इसके अलावा जैद सम्राट द्वीप अवसरों और धन दौलत से भरा हुआ था, उसे खुद इनका आनंद लेने का भी मुश्किल से समय मिलता था, तो वह दूसरों को चीजें खोजने में मदद क्यों करे? भले ही उसकी हैसियत खास हो, इससे उसे क्या फर्क पड़ता था? ये गाहुयान का विचार था, एक बहुत ही सरल विचार। यू हेंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाहुयान उसे मना कर देगी। स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के भीतर यू हेंग का दर्जा बहुत ही खास था, यहाँ तक कि वरिष्ठों को भी उसे सम्मान देना पड़ता था। कई प्रमुख शिष्यों ने उनसे उचित संबंध स्थापित करने की उम्मीद में उनका पक्ष जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। क्या आप वाकई पुनर्विचार नहीं करने वाले हैं? हालांकि यू हेंग बहुत हैरान था, लेकिन उसने उसे परेशान नहीं किया। आखिरकार वह मुख्य शिष्यों में सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च पद वाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें अपना स्वाभिमान भी था। कोई जरूरत नहीं है। गाहुयान ने दृढ़ता से सिर हिलाकर इनकार कर दिया। वह मुड़ा और कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। दिलचस्प, यू हेंग ने शांत भाव से मुस्कुराया, उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक अवर्णनीय गहरा अर्थ समाहित था। अध्याय 87 संप्रदाय प्रमुख एकांतवास से बाहर आते हैं। ये कहना जरूरी है कि गाहुयान द्वारा मुख्य हॉल के सामने लियू जिगुआन की हत्या करने के कृत्य ने वांछित प्रभाव प्राप्त कर लिया, जिससे सभी लोग डर गए। इन 4 महीनों में एक भी मुख्य शिष्य ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत अन्य 4, जो दायरे में अधिक शक्तिशाली थे, को अलग अलग स्तर की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर कुछ दिनों में कोर डिसाइपल्स उन्हें विशेष रूप से चुनौती देते थे, अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ता था। बार बार लड़ी गई भीषण लड़ाइयों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। बूम! जिस आंगन में गाहुयान निवास करती थी, उसके ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक घना समूह एकत्रित हो गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य सफेद रंग की नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत रहस्यमय काला रंग था, जो आकाश और सूर्य को ढक रहा था, लंबे समय तक छाया रहा और उसमें प्रबल घातक भावना व्याप्त थी। एक जोरदार धमाके के साथ काली आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक विलीन हो गई और प्रकाश के कणों में बदल गई, जैसे बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही हों। घर के अंदर अचानक एक प्रचंड आभा उत्सर्जित हुई, जिसकी अपार शक्ति से दीवारें हिल गईं और जमीन कांपने लगी। ची रूपांतरण तृतीय स्तर। गाहुयान ने अपनी आंखें खोली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। इस दौरान वह लगन से साधना कर रहा था और तांग जिक्सियन द्वारा उसे हर महीने भेजी जाने वाली उच्च श्रेणी की औषधीय गोली की मदद से उसने अंततः अपने स्तर को 2 पायदान ऊपर उठा लिया। जब से उनकी सर्वोच्च युद्ध आत्मा पीले रैंक के 10वें स्तर तक उन्नत हुई और उन्होंने डोंटियन ब्लेड प्रकट किया, तब से कोई और गतिविधि नहीं हुई थी। गाहुयान वास्तव में अपनी सर्वोच्च युद्ध आत्मा को फिर से उन्नत करना चाहते थे, गहन स्तर के प्रथम रैंक तक, लेकिन पीले रैंक से गहन स्तर तक प्रगति करना स्पष्ट रूप से एक बड़ी छलांग थी और इसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। यद्यपि उसका दायरा 2 स्तरों तक बढ़ गया था, फिर भी उसकी सर्वोच्च युद्ध आत्मा ने आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। हालांकि ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। गाहुयान कमरे से बाहर निकला, बाहर के साफ नीले आकाश को देखा, अपने शरीर को फैलाया और महसूस किया कि उसकी शारीरिक स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई है। वूश वूश वूश! अचानक तेज हवा चली और पहले साफ दिख रहा आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। कुछ ही देर में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं और मूसलाधार बारिश होने लगी। बूम बूम बूम! बारिश बेहद तेज थी, काला आसमान मानो गिरने ही वाला था और पूरे तियानझू शिखर पर दम घोंटने वाला वातावरण छा गया था। तेज हवा अपने साथ भारी बारिश लेकर शून्य लोक में अनगिनत कोणों की तरह भयंकर रूप से प्रहार कर रही थी। मौसम में इतना अचानक बदलाव कैसे हो सकता है? गाहुयान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। बारिश से बचने के लिए जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, अचानक उसे किसी असामान्य चीज की गंध महसूस हुई। गिरती हुई बारिश की सभी बूंदों में हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा मिली हुई थी।
अगर सिर्फ एक या दो बूंदें होती तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह मूसलाधार बारिश बाढ़ की तरह व्यापक थी। अगर इन सभी बूंदों में समाये आध्यात्मिक ऊर्जा को मिला दिया जाए तो यह निश्चित रूप से एक भयानक और अदम्य शक्ति होगी। गाहुयान ने अपना हाथ बढ़ाया, मुट्ठी भर बारिश का पानी पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। बारिश के पानी में तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह था। ये निश्चित रूप से साधारण बारिश का पानी नहीं था। संप्रदाय के गुरु एकांतवास से बाहर आ गए हैं। क्या संप्रदाय के गुरु एकांतवास से बाहर आ गए हैं? पुनर्तः सत्य। जब गाहुयान विचारों में डूबी हुई थी तभी आंगन के बाहर हलचल मच गई। तियानझू शिखर पर मौजूद असंख्य मुख्य शिष्य बेहद उत्साहित थे। क्या संप्रदाय के गुरु एकांतवास से बाहर आ गए हैं? गाहुयान बहुत हैरान था। जब से वह स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में आया था, उसने कभी भी संप्रदाय प्रमुख का असली चेहरा नहीं देखा था। आंटी रान ने बताया कि संप्रदाय प्रमुख की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और वे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। वे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना चाहती हैं, सबसे कमजोर निम्न श्रेणी के संप्रदाय से लेकर मध्यम श्रेणी के संप्रदाय, उच्च श्रेणी के संप्रदाय और यहां तक कि एक सुपर संप्रदाय तक। अब जबकि संप्रदाय के गुरु एकांतवास से बाहर आ गए थे, गाहुयान बहुत उत्सुक थी। ऐसी अफवाह थी कि संप्रदाय की प्रमुख ने केवल 10 वर्षों से कुछ अधिक समय तक ही साधना की थी, फिर भी उनका स्तर पहले ही सच्चे मार्शल 10वें स्तर तक पहुंच चुका था। इतनी तेज गति बेहद डरावनी थी। पूरे सेंट्रल डोमेन में भी देखा जाए तो वह एक दुर्लभ प्रतिभा थी। गाहुयान भारी बारिश की परवाह किए बिना आंगन से बाहर निकल आया। वह सचमुच स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का असली चेहरा अपनी आंखों से देखना चाहता था। तियानझू चोटी पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस विशाल चोटी के शिखर पर काले वस्त्र पहने एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसके पूरे शरीर से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। भारी बारिश के बावजूद उसके कपड़े भीग नहीं रहे थे। संप्रदाय के गुरु, कई मुख्य शिष्यों ने ऊपर की ओर देखा और काले वस्त्र धारण की हुई महिला को श्रद्धापूर्वक निहारने लगे। हमारे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में मूल रूप से जैद सम्राट द्वीप के लिए 10 स्थान थे। अब केवल 5 ही क्यों बचे हैं? मेरे एकांतवास के दौरान क्या तुम्हें इतना सताया गया कि तुम सिर भी नहीं उठा सकते थे? काले वस्त्रधारी महिला की आवाज ठंडी और अभिमानी थी, अत्यंत भेदक। लेई मिंग, तुम इस हालत में ग्रैंड एल्डर कैसे हो सकते हो? अपना लहजा बदलते हुए काले वस्त्रधारी महिला ने अचानक उसे फटकारा और आकाश से आभास और भी तेज हो गया, मानो वह अपनी आभा को और भी अधिक प्रभावशाली बनाना चाहती हो। संप्रदाय के गुरुजी, यह मेरी गलती है। लेई मिंग शर्म से भरे चेहरे के साथ दूर से शून्य लोक में प्रवेश कर गया। लेई मिंग जैसा बलवान व्यक्ति भी काले वस्त्रधारी महिला के सामने किसी भी प्रकार का अहंकार दिखाने का साहस नहीं कर पाता था। हालांकि लेई मिंग ने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का नेतृत्व करते हुए आओ यून संप्रदाय के खिलाफ विनिमय प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन उन्होंने जैद सम्राट द्वीप के स्थानों के मामले को ठीक से नहीं संभाला। हालांकि लेई मिंग के सामने कुछ अनकही मुश्किलें भी थीं। वे संप्रदाय स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को निशाना बनाने के लिए एकजुट हो गए थे। भले ही उन्होंने विरोध किया हो, वे इतने सारे अन्य संप्रदायों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेई मिंग के दृष्टिकोण से उसने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया था। गाहुयान भीड़ के बीच खड़ा था और काले वस्त्रधारी महिला की पीठ को हैरानी से देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक पीठ इतनी जबरदस्त रुकावट पैदा कर सकती है। बहुत हो गई बातें, लेई मिंग, जाओ मेरे लिए 5 और लोगों को चुन लो। इस बार मैं खुद जैद सम्राट द्वीप पर होने वाले परीक्षण के लिए टीम का नेतृत्व करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन हमारे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के पदों पर कब्जा करने की हिम्मत करता है। काले वस्त्र पहने महिला ने मुड़कर ठंडे स्वर में बात की। उसने अपने चेहरे पर काला घूंघट ओढ़ रखा था, जिससे केवल उसकी ठंडी और खूबसूरत आंखें ही दिखाई दे रही थीं। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से ही पता चल जाता था कि वह अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उसके मुख से निकले शब्दों में अपार प्रभुत्व था। हेवनली दाओ संप्रदाय को अपनी गरिमा की रक्षा करनी ही होगी, भले ही इसका मतलब अन्य सभी संप्रदायों के खिलाफ खड़ा होना हो, वह संकोच नहीं करेगी। हाँ, लेई मिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। वह देख सकता था कि संप्रदाय के गुरु ने सफलतापूर्वक सच्चे मार्शल के 10वें स्तर को पार कर लिया था और रहस्यमय कछुआ क्षेत्र में पहुंच गए थे, जिसका अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट सपना देखते थे। पूरे केंद्रीय क्षेत्र में भी 30 वर्ष की आयु में इस तरह का अधिकार प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ था, जैसे फीनिक्स का पंख या ड्रैगन का सींग। केवल लेई मिंग ही नहीं, बल्कि अन्य सभी मुख्य शिष्यों ने भी उत्साह से अपनी रक्तधारा में उछाल महसूस किया।
न केवल उस मजबूत आत्मविश्वास के कारण, बल्कि इसलिए भी कि अतिरिक्त 5 स्थान मिलने से उन्हें इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी तरह इससे उनके दिलों में उम्मीद फिर से जाग उठी। कुछ ही शब्द लोगों के दिलों में जोश जगा सकते हैं। सचमुच एक संप्रदाय प्रमुख बनने के योग्य। गाहुयान ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। बारिश, रुक जाओ। पर्वत की चोटी पर काले वस्त्रधारी महिला ने धीरे से अपना हाथ उठाया। पल भर में काले बादल छंट गए, भारी बारिश तुरंत रुक गई और आकाश अपने मूल स्वच्छ नीले रंग में लौट आया। उसकी खूबसूरत आंखें चारों ओर घूमी और उसने हल्के स्वर में कहा, ड्रैगन के आकार वाले उपनाम वाले सभी शिष्य जल्दी से तियानचू शिखर पर आ जाओ। हालांकि उनकी आवाज बुलंद नहीं थी, फिर भी वह स्वर्गीय दाव संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य के हृदय में गूंज उठी। तभी सबको एहसास हुआ कि जैद सम्राट द्वीप खुलने ही वाला है। अध्याय 88। 5 और लोगों को चुने। ड्रैगन फॉर्म नेम्स से तात्पर्य सूची में शामिल 5 लोगों से है। 4 महीने से अधिक की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद ये 5 लोग हर पहलू में स्वर्गीय दाव संप्रदाय में ची रूपांतरण के 5वें स्तर से नीचे के सबसे मजबूत 5 व्यक्ति हैं। संप्रदाय के गुरु। संप्रदाय के गुरुजी, एकांतवास से बाहर आने पर आपको बहुत बहुत बधाई। भीड़ के बीच से याओ ये और झूफ उसी तेजी से बाहर निकल आए। ये स्पष्ट था कि वे अच्छे मूड में थे, जिससे पता चलता है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा ने उन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं डाला था। अगला नंबर डू यूकिंग का था, जिसके हाथ में तलवार थी। उसके चेहरे पर अब भी शांति का भाव था। मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसके दिल में कोई हलचल नहीं मचती थी। जैसे ही गाहुयान आगे बढ़ने ही वाला था, उसे अचानक दूर से एक जानलेवा निगाह का एहसास हुआ, मानो किसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिए हो। गाहुयान ने भौहें चढ़ाकर उस निगाह की दिशा में देखा। दूर से होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए एक युवक देख रहा था। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा भरा हुआ था, जो अंतहीन आभा प्रकट कर रहा था। ये यिन हानवेन था। आसपास के लोगों को उन दोनों के बीच टकराव का माहौल महसूस हो रहा था, और किसी ने भी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। गाहुयान, संप्रदाय के भीतर आपके संरक्षक वरिष्ठ आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बार जब हम जैद सम्राट द्वीप पहुंच जाएंगे तो आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। यिन हानवेन ने उपहास किया, और अचानक उसकी आंखों से एक शक्तिशाली हत्या का इरादा निकला, जो अंतहीन मानसिक ऊर्जा हमलों के साथ मिलकर आसपास के शून्य क्षेत्र को विकृत और तहस नहस करने के लिए मजबूर कर दिया। मानसिक ऊर्जा का हमला। गाहुयान चौंक गया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे अपनी आत्मा की गहराई से एक तीव्र, चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, मानो किसी सुई से बुरी तरह चुभन हुई हो, जो असहनीय रूप से पीड़ादायक था। सौभाग्यवश गाहुयान के पास सर्वोच्च युद्ध आत्मा थी। अपनी असीम शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा पर भरोसा करते हुए उन्होंने इस मानसिक ऊर्जा हमले को तुरंत दबा दिया, और अत्यधिक गति से उत्पन्न विशाल मानसिक ऊर्जा का प्रभाव यिन हानवेन की ओर पलटवार करते हुए चला गया। यिन हानवेन को उम्मीद नहीं थी कि गाहुयान के पास ऐसा जवाबी उपाय होगा। वह दबी हुई आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया और कुछ कदम पीछे हट गया। हमले की शुरुआत उसी ने की थी, लेकिन अंत में मैच ड्रॉ रहा। इससे यिन हानवेन का चेहरा थोड़ा असहनीय हो गया। जैद सम्राट द्वीप में प्रवेश करने के बाद मैं किसी भी समय आपका इंतजार करूंगा, गाहुयान ने भावहीनता से कहा। यिन हानवेन के प्रति उसकी घृणा का लंबा इतिहास था, इसलिए गाहुयान उसे कभी जाने नहीं देगा। यिन हानवेन ने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को जल्दी से दबा लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गाहुयान, मैंने सुना है कि सीनियर ब्रदर यू आपको ढूंढ रहे थे। गाहुयान ने भौहें चढ़ाईं। उसे कुछ हद तक समझ नहीं आ रहा था कि यिन हानवेन अचानक इस बात को क्यों उठा रही है। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि सीनियर ब्रदर यू की ताकत कितनी जबरदस्त है? उनका तुम्हें ढूंढना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी हास्यास्पद बात है कि तुमने सीनियर ब्रदर यू को ठुकरा दिया। धिक्कार है, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने एक छोटी सी गलती से कितने अवसर और दौलत खो दी। यिन हानवेन लगातार खिलखिलाता रहा, उसकी मुस्कान में व्यंग्य झलक रहा था। इसलिए गाहुयान ने यिन हानवेन को उदासीनता से देखा। इस समय ये सब कहने का उसका क्या मकसद था? क्या वह खुद को पछताने के लिए मजबूर करना चाहता था? गाहुयान के शांत और संयमित चेहरे को देखकर यिन हानवेन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मुट्ठी भींचकर धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि सीनियर ब्रदर यू ने तुम्हारे पीछे आकर मुझसे संपर्क किया? उन्होंने मेरे लिए ड्रैगन ब्लड ढूंढा, जिससे मैं शारीरिक शक्ति बढ़ा सकूं, मुझे बहुमूल्य मार्शल स्किल्स सिखाई और यहां तक कि कई औषधीय गोलियां भी दी। ये वो अवसर और सौभाग्य हैं जिनकी तुम इस जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और अब ये सब मेरे हैं।
गाहू यान, क्या तुम्हें पछतावा है? क्या तुम्हें उस समय सीनियर ब्रदर यू की बात न मानने का पछतावा है? गाहू यान ने हल्के से सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा, यिन हानवेन, पहले तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी राय रखता था। तुम कहते हो कि तुम दूसरों के लिए कुत्ते की तरह व्यवहार करते हो और फिर भी तुम इस पर गर्व से इतराते हो। ये कैसी मानसिकता है? तुम अच्छे कुत्ते बनने को तैयार हो, लेकिन मैं नहीं। लेकिन जिस तरह से तुम हड्डी चबाते हो और फिर मुझसे पूछते हो कि क्या मुझे इसका पछतावा है, वह सचमुच हास्यास्पद है। यिन हानवेन का दिमाग चकरा गया, उसे अपने खून में उबाल महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे उसके माथे की नसें फटने वाली हों। गाहू यान के शब्द एक तेज तलवार की तरह थे, जो बिना किसी संकोच के उसके दिल को भेद गए। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? यिन हानवेन क्रोधित था, उसकी आंखों की पुतलियां हत्या के इरादे से भड़क उठी थीं, वह अपने दांत तोड़कर उसे काट खाना चाहता था। लेकिन संप्रदाय के गुरु के सामने, चाहे उसमें कितना भी साहस क्यों न हो, वह कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यू हैंग ने सबसे पहले गाहू यान को ढूंढा। गाहू यान के इनकार करने के बाद ही उसे यिन हानवेन मिली। यिन हानवेन को भी इस बात की जानकारी थी, इसलिए गाहुयान के प्रति उसके दिल में नफरत और भी बढ़ गई। क्यों? मुझमें ऐसी क्या कमी है जो तुमसे है? सीनियर ब्रदर यू ने सबसे पहले तुमसे ही क्यों संपर्क किया, मुझसे क्यों नहीं? इसी असंतुलित मानसिकता के कारण यिन हानवेन ने जानबूझकर गाहुयान के पास जाकर दिखावा किया। वह गाहुयान के पछतावे भरे चेहरे को देखने के लिए बेताब था, तभी उसे अपने दिल में कुछ शांति मिल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से गाहुयान ने पश्चाताप का कोई संकेत नहीं दिखाया। यिन हानवेन, स्वर्गिक दाव संप्रदाय में तुम्हारी कुछ प्रतिष्ठा तो है, फिर भी तुम किसी के लिए कुत्ते की तरह व्यवहार करते हो और इस पर घमंड भी दिखाते हो। इस तरह का व्यवहार सचमुच घृणित है। गाहू यान अपने शब्दों में बिल्कुल निर्दयी था और कुछ ही वाक्यों में उसने यिन हानवेन को इतना क्रोधित कर दिया कि उसे अपने गले में एक गांठ महसूस हुई और उसकी ऊर्जा और रक्त में गड़बड़ी हो गई। क्लिक। यिन हानवेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। गाहू यान भी उससे बहस जारी रखने में बहुत आलसी थी और जल्दी से आगे बढ़कर याओ ये के साथ खड़ी हो गई। गाहू यान, आपने इतने कम समय में ची रूपांतरण के तीसरे स्तर तक कैसे प्रगति की? याओ ये चकित रह गया। उसने गाहुयान के कई चमत्कार देखे थे। हालांकि उसने उसे कमतर आंकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब वे दोबारा मिले तो उसने पाया कि गाहुयान ने एक बार फिर उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया था। 4 महीनों में 2 लोगों में उन्नति करने में पूरे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में कौन ऐसा कर सकता है? गाहुयान दिल खोलकर हंसी और बड़े ही विनम्रता से बोली, मैंने औषधीय गोलियों की मदद से तरक्की की है, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। औषधीय गोलियां कैसे निष्प्रभावी हो सकती हैं? एक मार्शल आर्टिस्ट की सहनशीलता की एक सीमा होती है। एक बार सेवन की गई औषधीय गोलियों की प्रभावकारिता इस सीमा से अधिक हो जाए तो इसका उल्टा असर होगा। इससे स्वयं को ही नुकसान होगा। औषधीय गोलियों से लगातार अपने स्तर को बढ़ा पाना ये दर्शाता है कि औषधीय प्रभावकारिता को परिष्कृत करने की आपकी गति बहुत तेज है और यह भी आपकी ताकत का एक हिस्सा है। याओ ये का चेहरा बेहद गंभीर था। याओ ये की बातें सुनकर गाहू यान भी स्तब्ध रह गई। याओ ये ने जो कहा वह सर्वविदित ज्ञान था जिसे हर मार्शल आर्टिस्ट समझता था। हालांकि ये सामान्य ज्ञान उन पर लागू नहीं होता प्रतीत हुआ। शुरुआत में उसने सुयंग से 1000 ची गैदरिंग पिल्स जीती, फिर आओ युन संप्रदाय के एल्डर की स्थानिक अनुभूति से कई औषधीय गोलियां छीन ली और बाद में तांगजिक्सियन ने तो हर महीने एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली भी भेजी। ये कहा जा सकता है कि जब से उन्होंने स्वर्गीय दाव संप्रदाय में प्रवेश किया है, तब से उनके पास हमेशा औषधीय गोलियां रही हैं। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो अगर कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट इतनी बार औषधीय गोलियों का सेवन करता तो उसका शरीर कब का फट चुका होता। लेकिन बड़ी मात्रा में दवा की गोलियां खाने के बाद भी उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। ये सर्वोच्च युद्ध आत्मा द्वारा लाया गया व्यापक संवर्धन ही होना चाहिए। गाहुयान का हृदय उत्साह से जल रहा था। यंग मास्टर चू सचमुच लोगों को उनके प्रति एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। जू फुसी ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, उसकी आवाज मोहक थी। हालांकि इस बार वह ज्यादा समझदार थी और उसने उससे चिढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से आगे कदम नहीं बढ़ाया, इस डर से कि पिछली बार की तरह वह फिर से गाहुयान की बाहों में जकड़ जाएगी और खुद को छुड़ाने में असमर्थ होगी। गाहुयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल मेरे पास एक और खजाना है। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? जू फुसी ने चिढ़कर अपने दांत भींच लिए। हमेशा से दूसरों को चिढ़ाने का काम वही करती आई थी, लेकिन आज किसी और से चिढ़ाए जाने की उम्मीद उसे नहीं थी।
और तो और गाहुयान की बेशर्मी किसी दीवार के कोने पर मुरझाने जैसी थी, या शायद उसे बेशर्म शब्द लिखना ही नहीं आता था। हा, उसे चुप कराने वाले लोग बहुत कम हैं, भाई चुयून, आप उनमें से एक हैं। याओ ये खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। अपनी लंबी तलवार पकड़े हुए डू युकिंग ने ऊपर देखा और रुचि से गाहुयान को निहारा। गाहुयान ने डू युकिंग की निगाहों को महसूस किया, अपना सिर घुमाया और अभिवादन के रूप में उसे हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन चूंकि वे एक ही संप्रदाय से थे, इसलिए आवश्यक शिष्टाचार अभी भी आवश्यक था। इस समय तक सभी पांचों लोग पहुंच चुके थे। काले वस्त्रधारी महिला तियानझू शिखर पर खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें आसपास के वातावरण को देख रही थीं और उसने आग्रह किया, लेइमी, क्या तुमने अभी तक चुनाव नहीं किया है? संप्रदाय के गुरुजी, मैंने चुनाव कर लिया है। दूर से लेइमी की आवाज आई। वह आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित एक विशाल डिस्क के साथ हवा में बेचैनी से कदम बढ़ाते हुए दिखाई दिए। डिस्क पर खड़े पांचों मुख्य शिष्य अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगा था कि उनके पास जैद सम्राट द्वीप में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय प्रमुख के एक वाक्य से उन्हें फिर से आशा मिल जाएगी। इन 5 लोगों को मिलाकर कुल 10 लोग थे। तुम्हें याद रखना होगा, जैद सम्राट द्वीप में प्रवेश करने के बाद तुम्हारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के बाद मैं स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का नेतृत्व करते हुए मध्यस्तरीय संप्रदाय का दर्जा हासिल करने के लिए चुनौती दूंगा। और तुम स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए तुम सभी को जीवित वापस आना होगा। काले वस्त्र धारण की हुई महिला ने उदासीनता से बात की, उसके शब्दों से हर कोई कांप उठा। उन्होंने बहुत पहले सुना था कि संप्रदाय प्रमुख का वर्तमान एकांतवास रहस्यमयी कछुआ क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए था, और रहस्यमयी कछुआ क्षेत्र में प्रवेश पाने का उद्देश्य स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को मध्यस्तरीय संप्रदाय बनाना था। अब ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय प्रमुख सफल हो गए हैं। एक बार जब वे मध्यस्तरीय संप्रदाय बन गए, तो स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को आसपास के सैकड़ों संप्रदायों में सबसे अलग माना जा सकता था, अद्वितीय होने के लिए। तब तक आओ यून संप्रदाय स्वर्गिक दाओ संप्रदाय के साथ तुलना करने योग्य नहीं रह जाएगा। संप्रदाय के गुरुजी, क्या मैं साथ चल सकता हूँ? लेइनिंग ने अपने हाथ मलते हुए थोड़ी बेचैनी दिखाई। वह जानता था कि संप्रदाय प्रमुख अन्य संप्रदायों को जवाबदेह ठहराने वाले हैं, इसलिए वह भी इस रोमांच में शामिल होने के लिए उत्सुक था। मैं ही काफी हूँ, तुम बस संप्रदाय की अच्छी तरह रक्षा करो। काले वस्त्रधारी स्त्री ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके सामने का शून्य लोक एक फुफकार के साथ फट गया। उसमें से एक सफेद छाया निकली, जो शून्य लोक और आकाश के बीच उड़ती हुई चली गई। गाहुयान ने गौर से देखा। ये शुद्ध चांदी जैसा एक अनोखा पक्षी था, दिखने में पक्षी जैसा लेकिन पूरी तरह से पक्षी नहीं। लंबा शरीर और चौड़े पंख, पूरे शरीर पर घने शल्क थे, जो अविश्वसनीय रूप से कठोर थे। इससे एक भयंकर आभा निकल रही थी, जिसने सभी शिष्यों के मन को भयभीत कर दिया था। लेइनिंग जैसा शक्तिशाली व्यक्तित्व भी कांप उठा, उसकी आंखों में आशंका की झलक दिखाई दी। कुछ चक्कर लगाने के बाद वह अनोखा पक्षी आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर उतरा और अपना सिर नीचे कर लिया। काले वस्त्र पहने महिला ने पहाड़ की चोटी से छलांग लगाई और उस अनोखे पक्षी की पीठ पर उतरते हुए बोली, ऊपर आओ। गाहुयान के मन में विचार कौंधे और वह उछलकर उस अनोखे पक्षी की पीठ पर चढ़ गया। अजीब बात यह थी कि उस अनोखे पक्षी के शरीर पर कसकर व्यवस्थित शल्क कंबल की तरह बेहद मुलायम थे, लेकिन गाहुयान को उसकी सुरक्षा पर कोई संदेह नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक शक्तिशाली याव जानवर था, जिससे लेइनिंग भी भयभीत था। 10 प्रमुख शिष्य एक एक करके उस अनोखे पक्षी की पीठ पर खड़े हो गए। काले वस्त्रधारी महिला की धीमी गुनगुनाहट के साथ ही वह अनोखा पक्षी आज्ञाकारी हो गया। उसके पंख तेजी से घूमने लगे, अंतरिक्ष को चीरते हुए, और उसकी आकृति अचानक उसमें समा गई। अध्याय 89, इसे बोल दो। उस अनोखे पक्षी की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। सभी को अपनी आंखों के सामने केवल अंधेरे की एक धुंधली सी झलक और कानों में सीटी बजाती हवा का एहसास हुआ, और पलक झपकते ही वे शून्य लोक से बाहर निकल आए। गाहुयान ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वह किसी अज्ञात स्थान पर एक सुनसान इलाके में आ गया है। ये निर्जन क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विशाल था। जहां तक नजर जाती थी, कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं थीं, बस एक अंतहीन विस्तार था। पंथ के गुरु का सिल्वर विंग स्काई रॉक वास्तव में मिस्टिक टोर्टोइस दायरे में प्रवेश कर चुका है। ये सचमुच अविश्वसनीय है। याओ ये पूरी तरह से हैरान रह गया और आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगा। कम से कम आप में कुछ समझदारी तो है। काले वस्त्रधारी महिला ने याओ ये की ओर उदासीनता से देखा। अन्य मुख्य शिष्यों की सांसें थम गईं।
एक रहस्यमयी कछुआ क्षेत्र के याव पशु को सवारी के रूप में रखना एक रहस्यमयी कछुआ क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को वश में करने से कहीं अधिक कठिन था। याव पशु स्वभाव से ही उग्र और अनियंत्रित होते हैं, इसलिए संप्रदाय के गुरु जैसा कोई व्यक्ति जो याव पशु को पूरी तरह से आज्ञाकारी बना सके, वास्तव में दुनिया में दुर्लभ है। काले वस्त्रधारी महिला के आदेश पर वह अनोखा पक्षी आकाश में कुछ बार चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। उतरने के बाद गाहुयान ने पाया कि कई संप्रदाय पहले ही आ चुके थे। वे लोग 3 या 5 के समूहों में एकत्रित होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सिल्वर विंग स्काई रॉक को उतरते देख संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोग स्तब्ध रह गए और आश्चर्य से बोले, एक सिल्वर विंग स्काई रॉक, ये जुबान का वाहन है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जुबान एकांतवास से बाहर आ गई हो? यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह कम से कम 5 साल तक एकांतवास में रहेगी? समय से पहले सामने आने का मतलब है कि उसने पहले ही अपना मूल लक्ष्य हासिल कर लिया है। क्या आप रहस्यमयी कछुआ लोक की बात कर रहे हैं? असंख्य प्रभावशाली हस्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रत्येक ने दूसरे की आंखों में आशंका का संकेत देखा। ये जुबान स्वर्गीय दाव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का नाम था। सिल्वर विंग स्काई रॉक के उतरने के बाद गाहुयान सबसे पहले नीचे कूदी। कई संप्रदाय एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे के चारों ओर एकत्रित थे। चबूतरा बहुत चौड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें दर्जनों लोग समा सकते थे और वह रंगीन प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो शून्य लोक को भी विकृत कर रहा हो और एक अतुलनीय रहस्यमय आभा बिखेर रहा था। धिक्कार है, ये जुबान सचमुच 10 शिष्यों को ले आया। तो फिर हम क्या करें? हमने तो हेवनली दाव सेक्ट को सिर्फ 5 ही स्थान दिए हैं। क्या करें? इस बूढ़े आदमी को कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? आओ यून संप्रदाय अभी तक नहीं आया है, इसलिए अभी इस बारे में बात न करें। विभिन्न संप्रदायों के वरिष्ठों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी के मन में एक अनसुलझा डर था। वे जानते थे कि ये जुबान जल्दी एकांतवास से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए उनके मन में महत्वाकांक्षा जाग उठी थी। बाद में आओ यून संप्रदाय द्वारा उकसाए जाने पर वे एकजुट हो गए और सामूहिक रूप से स्वर्गीय दाव संप्रदाय के लेई निंग पर दबाव डाला, जिससे उनके पदों की संख्या जबरन घटाकर 5 कर दी गई। लेकिन अब ये जुबान न केवल एकांतवास से बाहर आ गया था, बल्कि वह स्वयं अपने साथ 10 शिष्यों को यहाँ लेकर आया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि वह संप्रदाय के सभी सदस्यों से पूरी तरह से नाता तोड़ने के लिए तैयार थी। ये जुबान, तुम 10 लोगों को क्यों लाए? क्या हमने पहले ये तय नहीं किया था कि तुम्हारे स्वर्गीय दाव संप्रदाय में केवल 5 ही स्थान है? गुस्से से भरे चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसे फटकार लगाए। उनका नाम मो यी था, जो तियानगुआन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर थे। तियानगुआन संप्रदाय हमेशा से आओ यून संप्रदाय का एक कनिष्ठ संप्रदाय रहा था। वे स्वर्गीय दाव संप्रदाय के लिए परेशानी खड़ी करने वाले पहले संप्रदायों में से एक थे। स्वर्गीय दाव संप्रदाय से जबरन 5 पद छीनने के बाद आओ यून संप्रदाय ने उदारतापूर्वक तियानगुआन संप्रदाय को एक अतिरिक्त पद आवंटित कर दिया, इसलिए मोई ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पोते को उसमें शामिल कर लिया। इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग कहा जा सकता है। अब ये जुबान को 10 शिष्यों को लाते देख वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया। अगर वे स्थान वापस ले लिए गए तो क्या उसका पोता प्रवेश नहीं कर पाएगा? ये जुबान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने मोई पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा गुरु भी मेरे सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुम हो क्या? मोई क्रोधित हो उठी। क्रोध से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जुबान, यह मत सोचो कि तुम्हारी ताकत ज्यादा होने से तुम दूसरों पर धौंस जमा सकते हो। हमारे कई संप्रदाय देख रहे हैं, अगर तुम बेवजह जगह हथियाना चाहते हो तो पहले हमारे दूसरे संप्रदायों से पूछ लो कि क्या वे सहमत हैं। मो ये बहुत चतुर था। वह जानता था कि वह ये जुबान का प्रतिद्वंदी नहीं है, और वह ये भी जानता था कि तियानगुआन संप्रदाय स्वर्गीय दाव संप्रदाय के जूते पहनने के भी लायक नहीं है। लेकिन महज एक वाक्य से ही उसने खुद को अन्य संप्रदायों से जोड़ लिया था। उसका मतलब स्पष्ट था, जब उन्होंने जबरदस्ती स्वर्गीय दाव संप्रदाय को उसके पदों से वंचित कर दिया तो सभी को उसमें हिस्सा मिला और अब किसी को भी बिना किसी नुकसान के बचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। छोटे संप्रदायों के कुछ वरिष्ठों ने ये सुनकर मन ही मन कोसते हुए कहा, मोई, तू कामिना, इसका लाभ तो तेरे तियानगुआन संप्रदाय को मिल रहा है, हमें नहीं। तूने अतिरिक्त पद हथिया लिए पर हमें नहीं। तू हमें ढाल की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है? तूने लाभ उठाया और फिर भी निर्दोष होने का नाटक कर रहा है। तू इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बेशक, हालांकि वे ऐसा सोचते थे, लेकिन वे इसे खुलकर नहीं कहते थे।
वे जानते थे कि आओयुन संप्रदाय एक गुट था और स्वर्गीय दाओ संप्रदाय दूसरा। इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी और वे किसी भी पक्ष को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे तो चुप रहना ही सबसे अच्छा था। ये जुबान, मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। तुम्हारा स्वर्गीय दाव संप्रदाय, जो पहली बार शामिल हुआ है, एक ही बार में 10 स्लॉट हथियाना चाहता है, जो बहुत ही घमंडीपन है। हर काम धीरे धीरे करना पड़ता है, एक ही झटके में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब अगली बार जैद सम्राट द्वीप खुलेगा तो हम तुम्हारे स्लॉट बढ़ाकर 10 कर देंगे। याओडोंग संप्रदाय की ओर से बैंगनी वस्त्र पहने एक लंबा पतला आदमी खिलखिलाकर हंसा। वह डोन किंग थे, जो याओडोंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे। क्या आपको यहां बोलने का अधिकार है? ये जुबान की निगाहें ठंडी पड़ गईं और एक ही वाक्य में उसने डोन किंग को चुप करा दिया। डोन किंग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। याओडोंग संप्रदाय स्वर्गीय दाव संप्रदाय से कुछ खास कमजोर नहीं था। उसे ये जुबान से इतनी बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। मैं आज 10 स्लॉट लूंगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आगे आकर बोले। ये जुबान इन लोगों से बहस करने के मूड में नहीं थी और उसने सीधे सीधे यह बात कह दी। उसका मतलब साफ था, जिसे भी मेरी बात पर यकीन नहीं है वो आगे आए, मैं उसे पीट पीट कर झुका दूंगी। ये जुबान, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरे नहीं हो? शून्य लोक से एक ठंडी फुफकार सुनाई दी और फिर अचानक आकाश फट गया। एक आदमी एक बूढ़े आदमी के साथ उस स्थानिक दरार से बाहर निकला। उनके पीछे 10 शिष्य आरोही भाव से भरे हुए चल रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति को देखते ही गाहुयान का दिल हिल उठा। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आओ यून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर हे जून थे। हे जून के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मानजनक था, जिससे ये संकेत मिलता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से आओ यून संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख था। वांग यून, तुम वाकई अवसर का लाभ उठाना जानते हो। मेरे एकांतवास का फायदा उठाकर तुम हमारे स्वर्गीय दाव संप्रदाय के पदों पर कब्जा करना चाहते थे। उफ, अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसा सपने में भी मत सोचना। जिस तरह तुमने उस दिन उन्हें निगल लिया था, उसी तरह आज उन्हें थूक दोगे। ये जुबान की खूबसूरत आंखों में निर्मम घातक इरादा झलक रहा था। वांग यून और डोन किंग दोनों संप्रदाय प्रमुखों का सामना करते हुए उसने न केवल कोई भय नहीं दिखाया बल्कि उसकी आभा और भी प्रबल हो गई। वांग यून की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पलटवार करते हुए कहा, ये जुबान, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मिस्टिक टोर्टोइस दायरे में एक कदम आगे बढ़ गए हो, तुम मनमानी कर सकते हो और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। डोन किंग ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, हम में से इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, तो क्या हम सिर्फ तुमसे ही खतरे में पड़ सकते हैं? शुरुआत से ही माहौल बेहद तनावपूर्ण है। गाहुयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्गीय दाव संप्रदाय और आओ यून संप्रदाय के बीच की शत्रुता निराधार नहीं थी। सामने स्थित आओ यून संप्रदाय की संरचना में कुछ परिचित चेहरे दिखाई दिए। एओजू, चांग क्विंग और झोंग नान सभी उपस्थित थे। आओ जू को देखते ही आओ ये ने जोर से व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे संप्रदाय ने तुम सबको वापस लाने के लिए आखिर कितनी फिरौती दी? हा 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 हा। इन शब्दों को सुनकर हेवनली दाव संप्रदाय के कई लोग जोर से हंस पड़े। उस दिन विनिमय प्रतियोगिता के दौरान आओ यून संप्रदाय के दयनीय आत्मसमर्पण को कोई नहीं भूला था। चरमराहट। आओ जू ने मुट्ठी भींचते हुए एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, याओ ये बेहतर होगा कि तुम इतने घमंडी न बनो। जैद सम्राट द्वीप में प्रवेश करते ही मैं तुम्हें स्वयं मार डालूंगी। झोंग नान ने अपना सिर उठाया और गाहुयान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए द्वेषपूर्ण दुर्भावना की झलक दिखाई दी। गाहुयान द्वारा मारे गए जुओ युनफेई जोंग नान के बहुत करीबी थे और अक्सर एक दूसरे को भाई कहते थे। स्वर्गीय दाव संप्रदाय में उनकी शक्ति कम होने के कारण जोंग नान के पास जुओ युनफेई का बदला लेने का कोई मौका नहीं था, लेकिन आज उन्हें यह अवसर मिल गया था। ये जुबान इन लोगों से बात करके समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने निर्मम स्वर में कहा, जिस किसी ने भी हमारे स्वर्गीय दाव संप्रदाय के पद हथियार रखे हैं, उन्हें अभी मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। अन्यथा मैं अपने मन से सबको मार डालूंगी। आखिर अगर मैं सिर्फ 5 को मार दूं तो पद खाली हो जाएंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जुबान, तुम बहुत घमंडी हो। ये जुबान की बातें सुनकर अनगिनत संप्रदाय के वरिष्ठों और संप्रदाय के स्वामी का रंग बदल गया। उन्हें ये जुबान की ताकत पर कोई शक नहीं था। वह यहाँ मौजूद एकमात्र मिस्टिक टोर्टोइस रियल मार्शल आर्टिस्ट थी। कोई पीछे नहीं हट रहा है।
ये जुबान की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और एक अनियंत्रित, रूह कंपा देने वाली हत्या की भावना प्रकट हुई, जिससे वहां मौजूद हर कोई कांप उठा। विशेषकर वे शिष्य जो स्वर्गीय दाव संप्रदाय के पदों पर आसीन थे, उनके पैर छलनी की तरह थरथरा उठे। दादाजी, मैं मौ यी के पोते का चेहरा पीला पड़ गया था, वह भय से भरा हुआ था। डरिए मत, वह लुवान लाई को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, फिर भी वह इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? वह कहती है कि वह मारेगी, और वह मार भी देती है। वह खुद को क्या समझती है? मौ यी ने उपहास उड़ाते हुए जल्दी से अपने पोते को दिलासा दिया। उसे विश्वास था कि जब तक वह आओ युन संप्रदाय की जान से मजबूती से चिपका रहेगा, तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। ये देखकर कि कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था, ये जुबान अचानक हरकत में आए। उसने निर्दयता से एक उंगली बढ़ाई और हवा में से प्रकट हुई पारदर्शी बारिश की बूंदें तेज तलवार की ऊर्जा में बदल गईं और ची की ध्वनि के साथ मौई के पोते के शरीर को भेद गईं। दरअसल ये जुबान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसने सचमुच यूं ही किसी को चुन लिया, लेकिन यह व्यक्ति संयोगवश मौई का पोता निकला। यह महज एक अविश्वसनीय संयोग था। धड़ाम, मौई का पोता बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी पुतलियां तेजी से फैल गईं। वह मृत है। जियो यी, मौई दहाड़ा, उसके बाल बिखरे हुए थे। अपने पोते की दुखद मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखकर वह सदमे से टूट चुका था। इस कदम से सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसने जब कहा तब काम किया, जब कहा तब हत्या की, किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। सबसे पहला, ये जुबान भावहीन थी, मानो मृत्यु की देवी जीवन काट रही हो। उसकी सुंदर आंखें तेजी से हट गईं और उसने लापरवाही से दूसरी दिशा की ओर इशारा किया। पफ, बारिश की एक और बेहद तेज बूंद तलवार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और उसने एक अन्य व्यक्ति को प्रहार किया। आह, एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और एक और शिष्य की दुखद मौत हो गई। दूसरा एक, ये जुबान की भावहीन आवाज गूंजी। तुरंत ही सभी संप्रदाय प्रमुखों और वरिष्ठों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि वे ये जुबान के हमले की दिशा को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। तेज, ये बहुत ही तेज था। क्या ये रहस्यमयी कछुआ क्षेत्र था? इतना भयावह। अध्याय 90 जैद सम्राट द्वीप पर। रुकना, वांग युन का चेहरा पीला पड़ गया था। अभी अभी उसने 2 बार उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह ये जुबान के हमले की दिशा बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। उसे धुंधली सी एक काली परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी, उसके बाद एक हल्की सी आवाज आए और फिर वह व्यक्ति गायब हो गया। ये जुबान ने अब भी ठंडेपन से उसकी ओर देखा, कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी परवाह ही नहीं थी। अखाड़े का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और किसी को नहीं पता था कि ये जुबान का अगला निशाना कौन होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी निशाना बन सकता था और कोई भी मर सकता था। ऐसे दमनकारी वातावरण में कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग मानसिक रूप से टूटने के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील थे। रुको, मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। इससे पहले कि ये जुबान दोबारा कुछ बोल पाता, एक शिष्य दबाव सहन न कर पाने के कारण जमीन पर घुटने टेककर फूट फूट कर रोने लगा। वह स्कारलेट फायर संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य थे। हेवनली दाव संप्रदाय से छीनी गई 5 सीटों में से एक सीट स्कारलेट फायर संप्रदाय को दी गई थी। उसके द्वारा मिसाल कायम करने के बाद 2 और शिष्यों को मानसिक आघात लगा, वे रोने लगे और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगे। डोंग किंग और वांग युन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। स्वर्गीय दाव संप्रदाय को दबाने का विचार वांग युन का था और डोंग किंग ने तुरंत सहमति दे दी। ये कहा जा सकता है कि दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार थे। न तो आओ युन संप्रदाय और न ही याओदोग संप्रदाय स्वर्गीय दाव संप्रदाय को मजबूत होते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन स्थानों पर अपनी नजरें जमाई थीं। उन्होंने सोचा था कि ये जुबान एकांत में है और स्वर्गीय दाव संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह जुबान सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ। ये सचमुच अपमानजनक था। वांग युन और डोंग किंग के लिए ये जुबान को अपने सामने लोगों को मारते हुए देखना और उसे रोकने में असमर्थ होना एक असहनीय शर्म और निराशा थी। ये जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, अब ठीक 100 बिंदु हैं, न ज्यादा न कम। हम टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय कर सकते हैं। कितना दबंग। गाहुयान ने गहरी सांस ली। सचमुच श्रेष्ठ शक्ति होने से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान स्थिति को ही लें, केवल ये जुबान ही मिस्टिक टोर्टोइस दायरे में था, जबकि डोंग किंग और वांग युन केवल ट्रू मार्शल 10th लेवल पर थे। संयुक्त रूप से भी वे ये जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा। कौशल में हीन होने पर क्रोध का क्या लाभ।
क्या इससे समस्या का समाधान हो सकता था? बहुत बढ़िया, ये वाकई हमें गर्व महसूस कराता है। याओ ये और बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इसे सक्रिय करें। वांग युन ने अपने दांत पीसे। डोन किंग ने भी गहरी सांस ली, उसका चेहरा कुछ उदास था। ऊंचे चबूतरे के बगल में खड़े दोनों व्यक्तियों ने तेजी से अपने हाथों को उस पर दबाया, लगातार सघन आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए, मानो किसी चीज को जागृत कर रहे हों। बस ऊंचे चबूतरे से प्रकाश की दो असाधारण किरणें निकली और आकाश को भेदती हुई आगे बढ़ीं। प्रकाश की इन दोनों किरणों की आभा असाधारण थी और शून्य लोक में मुड़कर उन्होंने एक भव्य द्वार का आकार ले लिया। द्वार के बगल में अनगिनत सुनहरे प्रकाश के कण निरंतर चमक रहे थे, जो देखने में अत्यंत भव्य लग रहे थे। उच्च मंच से निरंतर सघन ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहा, जिससे द्वार का अस्तित्व बना रहा। अब आप प्रवेश कर सकते हैं। दोनों ने झुककर गहरा प्रणाम किया। पुराना नियम अभी भी वही है, हम बूढ़े लोग बाहर पहरा देंगे और केवल शिष्यों को ही अंदर जाने की अनुमति है। एक बार अंदर चले गए तो जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है। वांग युन के बोलते ही उनकी निगाहें ये जुबान पर तीव्र रूप से घूमी, फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया और आओ युन संप्रदाय के शिष्यों को अर्थपूर्ण दृष्टि दी। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था, जैद सम्राट द्वीप में प्रवेश करने के बाद यदि उनका सामना स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के शिष्यों से होता है, तो उन्हें उन सभी का सफाया कर देना चाहिए और कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। डोन किंग ने याओदोव संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों को भी यही संकेत दिया। हालांकि उन्होंने ये जुबान से खुलकर टकराव नहीं किया, लेकिन दबे छिपे उनके मन में आक्रोश की आग सुलग रही थी। ये जुबान के अहंकारी रवैये ने उन्हें बेहद क्रोधित कर दिया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को कड़ी चुनौती दें। मैं चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के ये सभी शिष्य अंदर जाएं और कभी वापस न लौटें। गाहुयान ने ऊंचे चबूतरे पर बने द्वार को देखा और बिना किसी झिझक के सबसे पहले ऊपर की ओर चल दिया। हे जून ने गाहुयान की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है, मानो उसने इसे कहीं देखा हो, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे कोई कारण समझ नहीं आया। उस दिन हे जून का पूरा ध्यान सोन चेंगजियांग पर केंद्रित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से गाहुयान के बारे में उनकी कोई गहरी धारणा नहीं बनी, जिनसे उनकी मुलाकात केवल संक्षिप्त रूप से हुई थी। गाहुयान के द्वार से अंदर कदम रखते ही उसे अपने शरीर पर एक रहस्यमय आभा का आभास हुआ। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह एक विशाल सुनसान द्वीप पर खड़ा था। यह सुनसान द्वीप चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढका हुआ था। चारों ओर देखने पर यह एक विशाल विस्तार प्रतीत होता था, जिसका कोई अंत नहीं दिखता था। टेलीपोर्टेशन गेट से प्रवेश करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें द्वीप के एक निश्चित हिस्से में बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया गया था। अन्यथा यदि सभी संप्रदायों के सभी शिष्य एक साथ होते तो क्या वे तुरंत लड़ना शुरू नहीं कर देते? घने जंगल में विभिन्न खतरनाक याओ बीस्ट की आभाएं छिपी हुई थीं। गाहुयान पूरी सतर्कता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये निर्जन द्वीप निश्चित रूप से काफी बड़ा था, अन्यथा यह एक संपूर्ण मध्यवर्ती संप्रदाय के दसियों हजार शिष्यों को समायोजित करने में सक्षम नहीं होता। फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ। जंगल में पक्षियों का एक झुंड अचानक चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वे बहुत ऊपर उड़ पाते, एक विशालकाय लाल जीभ अचानक बाहर निकली, सभी पक्षियों के चारों ओर लिपट गई और तेजी से वापस अंदर चली गई। इसके तुरंत बाद एक भयानक चबाने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से गाहुयान के सिर में झुंझुनी सी होने लगी। याओ बीस्ट हर जगह थे। यह जैद सम्राट द्वीप स्पष्ट रूप से याओ राक्षसों के प्रजनन और फलने फूलने के लिए एक स्वर्ग बन गया था। आ अचानक जमीन जोर से कांप उठी। इसके तुरंत बाद गाहुयान ये देखकर भयभीत हो गया कि जिस जमीन पर वह खड़ा था वह वास्तव में एक विशाल कछुए का खोल था। अत्यंत भयभीत होकर गाहुयान तुरंत एक तरफ हट गया और दूर से देखने लगा। ये 100 मीटर लंबा एक विशालकाय कछुआ था। खड़े होने के बाद इसने अपनी मूल जगह पर दर्जनों मीटर गहरा एक बड़ा गड्ढा छोड़ दिया। इस विशाल कछुए में कम से कम रूपांतरण ऊर्जा का 7वां स्तर मौजूद था। एक साधारण याओ राक्षस के इतने भयावह होने के कारण गाहुयान को क्षण भर के लिए अपने जीवन पर ही संदेह होने लगा। उसे बहुत सावधानी से चलना होगा, चीजों से बचते हुए, ताकि वह जैद सम्राट द्वीप पर अधिकांश खतरों से बच सके, है ना? बड़े भाई देखो ये कितना विशाल याओ दानव है। ये याओ दानव सिर्फ बड़ा है, इसकी ताकत उतनी महान नहीं है। बड़े भाई मैंने सुना है कि विशाल कछुए का खून बहुत पौष्टिक होता है ना? हा बढ़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए इस जानवर को काटकर रख देता हूं। तभी पास ही से 2 लोगों की आवाजें सुनाई दी। धिक्कार है, क्या वे पागल हैं?
ये सुनकर गाहुयान को पसीना आ गया। क्या ये सब पागल हो गए थे? 7वें स्तर की रूपांतरण ऊर्जा वाले विशाल कछुए को उकसाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वूश! तभी तेज हवाओं के साथ एक भयंकर तलवार की ऊर्जा ने प्रहार किया। दूर से आती हुई तलवार की ऊर्जा ने अंतरिक्ष को बलपूर्वक चीरते हुए एक सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हुए विशाल कछुए के सिर की ओर निशाना साधा। तलवार का ये वार शक्ति और गति दोनों ही दृष्टि से बिल्कुल सटीक था। वह तलवारबाज असाधारण प्रतिभा का धनी था, यहाँ तक कि रूपांतरण चरण 4 के स्तर पर भी। अफसोस की बात यह थी कि उसका दिमाग उतना अच्छा नहीं था। उसने वास्तव में रूपांतरण ची के 7वें स्तर पर एक विशाल कछुए को उकसाने की हिम्मत की। गाहुयान 3 मिनट तक चुपचाप उस आदमी के लिए शोक मनाती रही। तलवार की ऊर्जा के आक्रमण का सामना करते हुए विशाल कछुआ स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया। उसका विशाल शरीर हिलने लगा, जिससे गड़गड़ाहट की आवाजों से पूरी जमीन कांप उठी। इसके तुरंत बाद विशाल कछुए ने अपना सिर ऊंचा उठाया, अचानक अपना मुंह खोला और एक अंतहीन भयानक खिंचाव बल बाहर निकला, जिससे पूरा शून्य क्षेत्र मुड़ने लगा। बूम! शून्य लोक ढह गया, जिससे कई 100 मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। गड्ढे के किनारों पर सैकड़ों छोटी छोटी दरारें थीं। ये सक्शन फोर्स हर चीज से कहीं अधिक था। विशाल कछुए पर हमला करने वाले व्यक्ति ने तुरंत चीख मारी। उसका शरीर अचानक जमीन से ऊपर खींच लिया गया। यह उसकी इच्छा नहीं थी, बल्कि इस खिंचाव बल ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया। उसके साथ अनगिनत विशाल पेड़ और चट्टानें भी थीं, जो सभी उसके मुंह में समा गईं। वह युवक दिखने में बूढ़ा नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का स्तर ऊंचा था, फिर भी 7वें स्तर के रूपांतरण ऊर्जा से लैस विशाल कछुए के सामने वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। विशाल कछुए के मुंह में पूरी तरह से समा जाने से पहले ही उसका शरीर सहन नहीं कर सका और अचानक बिखर गया। हड्डियां और मांस अलग हो गए। आहा हा 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 हा! वह युवक दर्द से चीख उठा। उसका मांस और खून धीरे धीरे गलकर अलग हो रहा था। उस तीव्र खिंचाव के आगे वह अपने मांस को अलग होने से रोकने में पूरी तरह असमर्थ था और अंततः विशाल कछुए के मुंह में केवल एक सफेद कंकाल ही गिरा। जहां तक मांस और रक्त की बात है, वो अंदर खींचे जाने की प्रक्रिया के दौरान पहले ही विघटित हो चुका था। बड़े भाई! एक महिला ने घबराकर चीख मारी। उसकी चीखों ने जाहिर तौर पर विशाल कछुए का ध्यान आकर्षित किया। विशाल कछुए ने धीरे से अपना अगला पैर उठाया और अचानक उसे जोर से नीचे पटक दिया। दरार! अचानक 100 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा फट गया। महिला के पैर लड़खड़ा गए और वह उसमें गिर पड़ी। चीखने का भी समय नहीं मिला और वह कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो गई। गाहुयान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने घूंट भर लार नीली और अनजाने में बोला, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि समुद्र में रहने वाले याओ राक्षस जमीन पर रहने वालों से भी ज्यादा खूंखार होंगे। विशाल कछुआ धीरे धीरे झूमता हुआ इथलाता हुआ चला गया। गाहुयान ने अपना सिर हिलाया, जानबूझकर इस रास्ते से बचते हुए, और जंगल के किनारे की ओर चल पड़ा। बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार वह जंगल से बाहर निकला। गाहुयान एक पहाड़ी पर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह जंगल जैद सम्राट द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। जंगल के पार तो विशाल और असीम विस्तार था। एक पहाड़ी को पार करते ही गाहुयान तुरंत स्तब्ध रह गई। उसकी नजरों के सामने खंडहर और तबाही का मंजर था। जीर्ण शीर्ण और पुरानी इमारतों के बड़े बड़े क्षेत्र खड़े थे, जो एक प्राचीन आभा बिखेर रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कभी इमारतों का एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और शानदार परिसर था, जहां मध्यवर्ती संप्रदाय जैद सम्राट संप्रदाय स्थित था और इस जैद सम्राट द्वीप पर हजारों शिष्य रहते थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि समुद्र का एक शक्तिशाली और क्रूर जानवर इतनी आसानी से इन सबको नष्ट कर देगा। जड़ सम्राट संप्रदाय के खंडहरों में कुछ खजाने तो होने ही चाहिए, है ना? गाहुयान ने कुछ देर सोचा, फिर जल्दी से अंदर चली गई। एक जर्जर द्वार से गुजरते हुए गाहुयान मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि हॉल पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था और कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि यहाँ बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया था। कुछ देर तक मुख्य हॉल में खोजबीन करने के बाद भी जब गाहुयान को कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला, तो वह कुछ निराश होकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, आध्यात्मिक औषधि की एक मनमोहक सुगंध उसकी ओर बह उठी। गाहुयान ने सहज ही नीचे देखा और दीवार के कोने में कई हरे भरे पत्ते उगते हुए देखे। सुगंध इन्हीं पत्तों से आ रही थी। गाहुयान के चेहरे का भाव अनायास ही बदल गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने इस जर्जर मुख्य हॉल के बगल में स्पिरिट मेडिसिन मिलने की उम्मीद नहीं की थी। बड़े भाई, क्या ये चीज वाकई कारगर है? तभी हॉल के बाहर से एक आवाज आई। यह एक महिला की आवाज थी। बिल्कुल,
किसी को मत बताना। इस किंडर जेड मोती की मदद से हम बहुत कम समय में ही सारी आध्यात्मिक औषधियां एकत्र कर लेंगे। दूसरी आवाज बेहद आत्मविश्वास से भरी थी। तुरंत बाद उसने उत्साह से कहा, देखो किंडर जेड मोती की संवेदन शक्ति दिन रात बढ़ती जा रही है। आध्यात्मिक औषधि आसपास ही है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।